दोस्तों, आज आप सुनेंगे लंबे नॉवल किस्सा हरिया और छिपे कमरे के राज का चौथा भाग। इसके 3 भाग आप ऑलरेडी हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं सुना है तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर जाएं और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 12। ऊपर पहुंचकर वे पत्थर की सीढ़ी से नीचे उतरे और प्रोफेसर मैकगोनागल ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा धीमे से खुला और वे अंदर दाखिल हो गए। प्रोफेसर ने हैरी से इंतजार करने को कहा और उसे वहां अकेला छोड़कर वे अंदर चली गईं। हैरी ने चारों तरफ देखा। एक बात तो तय थी, इस साल हैरी जितने भी टीचर्स के ऑफिसों में गया था उनमें डंबलडोर का ऑफिस सबसे ज्यादा दिलचस्प था। अगर इस वक्त वो इस बात से बुरी तरह डर नहीं रहा होता कि उसे स्कूल से निकाला जाने वाला है तो वो इसे देखने का मौका पाकर बहुत ही खुश हुआ होता। ये एक बड़ा और सुंदर गोलाकार कमरा था जो अजीब किस्म की छोटी छोटी आवाजों से भरा था। चांदी से बने बहुत से विचित्र यंत्र पहिए वाली टेबलों पर रखे थे। इनमें से धुएं की हल्की लकीरें निकल रही थीं। दीवारों पर चारों तरफ हॉगवर्ट्स के पुराने हेडमास्टरों और हेडमास्टरनियों की तस्वीरें लगी थीं जो अपने फ्रेम्स में आराम करते हुए ऊँघ रहे थे। वहाँ एक पंजेदार पैरों वाली एक बड़ी टेबल भी थी और इसके पीछे अलमारी में गंदी और पैबंद लगी हॉगवर्ट्स की बोलती टोपी रखी थी। हैरी झिझका। उसने दीवार पर सो रहे जादूगरों और जादूगरनियों को ध्यान से देखा। फिर उसने सोचा कि अगर वो टोपी को उठा ले और एक बार फिर से पहनकर देख ले तो इससे कोई नुकसान तो नहीं ही हो सकता है। वो बस ये तसल्ली करना चाहता था कि टोपी ने उसे सही हाउस में भेजा है कि नहीं। वो शांति से टेबल का चक्कर लगाकर अलमारी के पास पहुंचा, टोपी उठाई और धीरे से अपने सिर पर रख ली। टोपी बहुत बड़ी थी और जब हैरी ने उसे पहना तो पिछली बार की तरह ही इस बार भी ये उसकी आंखों के सामने आ गई। हैरी ने टोपी के अंदर के काले हिस्से को घूरा और इंतजार करने लगा। फिर उसे कान में एक धीमी आवाज सुनाई दी। उलझन में हो हैरी पॉटर? हाँ, आपको कष्ट देने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं बस ये पूछना चाहता था, तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें सही हाउस में भेजा है या नहीं? हाँ, ये तय करना बहुत मुश्किल था कि तुम्हें किस हाउस में भेजा जाए, लेकिन मैं अब भी वही कहूंगी जो मैंने पहले कहा था। तुम्हारी सही जगह नाग शक्ति हाउस में ही थी। हैरी के पेट में मरोड़े उठने लगे। उसने टोपी का सिरा पकड़कर उसे उतार दिया। अब वो टोपी उसके हाथ में बेजान सी लटक रही थी। हैरी ने उसे दोबारा अलमारी में रख दिया। उसका जी मिचलाने लगा था। तुम गलत हो, उसने खामोश और स्थिर टोपी की तरफ देखते हुए जोर से कहा। टोपी में कोई हलचल नहीं हुई। हैरी थोड़ा पीछे हट गया और तभी उसे अपने पीछे से एक अजीब सी रुंधी हुई आवाज आई जिसे सुनकर वो एकदम घूम गया। वो उस कमरे में अकेला नहीं था। दरवाजे के पीछे एक सुनहरे स्टैंड पर एक कमजोर बूढ़ा पक्षी खड़ा था जो आधी नुची हुई मुर्गी की तरह दिख रहा था। हैरी ने उसे देखा और पक्षी ने भी उसकी तरफ दर्द भरे अंदाज में देखा और एक बार फिर रुंधी हुई आवाज निकाली। पक्षी बहुत ही बीमार दिख रहा था। उसकी आंखें बेजान थीं और हैरी के देखते ही देखते उसकी पूंछ से 2 और पंख निकलकर गिर गए। हैरी के मन में सिर्फ यही एक विचार आया कि अब होने को बस यही बाकी रह गया था कि जब वो डंबलडोर के ऑफिस में अकेला हो उसी समय उनका पालतू पक्षी मर जाए। और तभी पक्षी के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। हैरी जोर से चिल्लाया और टेबल की तरफ भागा। उसने हड़बड़ी में चारों तरफ देखा कि कहीं उसे कोई पानी का गिलास दिख जाए तो वो आग को बुझा दे, लेकिन उसे पानी नहीं दिखा। इस दौरान पक्षी आग का गोला जैसा बन चुका था। वो जोर से चिल्लाया और अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं था। बस फर्श पर राख का एक सुलगता हुआ ढेर ही पड़ा था। ऑफिस का दरवाजा खुला और डंबलडोर अंदर आए। वे बहुत गंभीर दिख रहे थे। हैरी तेजी से सांस खींचते हुए बोला, प्रोफेसर, आपका पक्षी। मैं कुछ नहीं कर सका, उसमें न जाने कैसे आग लग गई। हैरी को यह देखकर हैरानी हुई कि डंबलडोर मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, हाँ, समय भी तो हो गया था। वो कुछ दिनों से भयानक दिखने लगा था। मैं उससे कह रहा था कि वो ये काम कर ही ले। हैरी और भी हैरानी से प्रोफेसर को देखने लगा। वो धीरे से हंसे और बोले, ज्वाला एक फीनिक्स है हैरी। जब फीनिक्स के मरने का समय आता है तो वो खुद में आग लगा लेता है और अपनी राख से दोबारा पैदा होता है। उस तरफ देखो। और हैरी ने देखा कि वाकई उस राख में से एक छोटे और झुर्रीदार नवजात पक्षी का सिर निकल रहा था। ये भी पुराने पक्षी जितना ही बदसूरत दिख रहा था। अफसोस की बात है हैरी कि तुमने उसे उसके जलने वाले दिन देखा। ज्यादातर समय ये सचमुच बहुत सुंदर होता है।
अद्भुत लाल और सुनहरे पंखों वाला। फीनिक्स बहुत ही दिलचस्प जीव होते हैं हैरी। वे भारी से भारी वजन उठा सकते हैं। उनके आंसुओं में घाव भरने की शक्ति होती है और वे बहुत ही वफादार पालतू जीव होते हैं। ज्वाला की आग से जल जाने के इस सदमे में हैरी ये भूल ही गया था कि वो यहाँ क्यों आया था। लेकिन जब डंबलडोर टेबल के पीछे ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठे और उन्होंने हैरी को अपनी पैनी निगाह से घूरा तो उसे सब कुछ याद आ गया। लेकिन इससे पहले कि डंबलडोर कुछ और कह पाए, ऑफिस का दरवाज़ा धड़ाम से खुला और बौखलाया हुआ हैग्रिड अंदर घुस आया। उसकी आंखों में आवेश था। उसकी टोपी उसके झबरीले काले सिर पर रखी थी और मरा हुआ मुर्गा अभी भी उसके हाथ में झूल रहा था। वो उतावलेपन से बोला, हैरी ने कुछ नहीं किया प्रोफेसर डंबलडोर। उस बच्चे के मिलने से कुछ सेकंड पहले ही हमने उससे बातें की थी। उसे समय ही नहीं मिला होगा सर। डंबलडोर ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन हैग्रिड बोलता ही जा रहा था। वो ये कर ही नहीं सकता प्रोफेसर। अगर जरूरत पड़े तो हम जादू मंत्रालय के सामने कसम खाने को तैयार हैं। हैग्रिड, आपने गलत बच्चे को पकड़ लिया है सर। हम जानते हैं कि हैरी कभी ये काम नहीं कर सकता। हैग्रिड, मुझे नहीं लगता कि हैरी ने उन लोगों पर हमला किया है। ओह, तब ठीक है प्रोफेसर। तो हम बाहर इंतजार करते हैं हेडमास्टर। लज्जित दिखते हुए हैग्रिड बाहर चला गया। हैरी ने आशा भरे स्वर में कहा, आपको नहीं लगता कि ये मैंने किया है प्रोफेसर? नहीं हैरी, मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे ये पूछना है हैरी कि क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? कोई भी बात। हैरी को समझ में नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दे। उसने मेलफॉय के चिल्लाने के बारे में सोचा, अब तुम्हारी बारी है बदजातों। फिर उसने भेस बदल काढ़े के बारे में सोचा जो मायूस मीना के बाथरूम में उबल रहा था। फिर उसने अदृश्य आवाज के बारे में सोचा जो उसे 2 बार सुनाई दी थी। और फिर उसे रॉन की कही बात याद आई, जो आवाज़ें किसी दूसरे को सुनाई ना दें उन्हें सुनना अच्छी बात नहीं है, जादू की दुनिया में भी नहीं। उसने इस बारे में भी सोचा कि सारे विद्यार्थी उसके बारे में क्या कह रहे थे और उसे खुद अंदर से ये डर सता रहा था कि उसका नागेश नागशक्ति से किसी तरह का संबंध तो नहीं है। लेकिन ऊपर से उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अगला भाग। अब तक महल में सिर्फ घबराहट का माहौल था, लेकिन जस्टिन और लगभग सिरकटे निक पर हुए दोहरे हमले के बाद तो जबरदस्त दहशत सी फैल गई। अजीब बात यह थी कि लोग निक के हाल को देखकर सबसे ज्यादा चिंता में थे। सब एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि आखिर वो कौन होगा जो एक भूत का ये हाल कर सकता है। वो कौन सी जबरदस्त शक्ति थी जो पहले से ही मर चुके व्यक्ति को इतना नुकसान पहुंचा सकती थी। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में सीटें बुक करवाने के लिए भगदड़ सी मच गई, क्योंकि अब सभी विद्यार्थी क्रिसमस मनाने के लिए जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। अगर सारे विद्यार्थी चले जाएंगे तो महल में सिर्फ हम लोग ही बचेंगे। रॉन ने एक दिन हैरी और हरमाइनी से कहा, हमारे अलावा यहाँ बस मेलफॉय, क्रैब और गॉयल ही रहेंगे। हमारी ये छुट्टियाँ कितनी मज़ेदार गुजरने वाली हैं। क्रैब और गॉयल हमेशा वही करते थे जो मेलफॉय करता था, इसलिए उन्होंने भी छुट्टियों में रुकने वालों की सूची पर साइन कर दिए थे। हैरी इस बात से खुश था कि अधिकतर विद्यार्थी घर जा रहे थे। वो ये देखते देखते तंग आ गया था कि लोग गलियारों में उससे बचकर निकलते थे, जैसे उसके जहरीले दांत निकलने वाले हों या वो जहर उगलने वाला हो। उसके पास से गुजरते समय विद्यार्थी जिस तरह से बुदबुदाते थे, इशारे करते थे और फुफकारने की नकल करते थे, उससे वो बुरी तरह से उकता चुका था। लेकिन फ्रेड और जॉर्ज को ये बहुत ही मज़ेदार लगता था। वो गलियारों में हैरी के आगे आगे चलते थे और साथ में चिल्लाते जाते थे, नाग शक्ति के वारिस के लिए रास्ता छोड़ो, बहुत ही बुरा शैतानी जादूगर आ रहा है, रास्ते से हट जाओ। पर्सी को उनकी ये हरकत पसंद नहीं आई। उसने रूखेपन से कहा, ये हंसने की बात नहीं है। फ्रेड तुरंत बोला, अरे रास्ते से हटो पर्सी, हैरी जरा जल्दी में है। जॉर्ज ने भी किलकारी भरते हुए कहा, हाँ, उसे रहस्यमयी तहखाने में अपने जहरीले सेवक के साथ चाय पीने जाना है। जीनी को भी ये मजाक पसंद नहीं आया। जब फ्रेड जानबूझकर हैरी से चिल्लाकर पूछता था कि अब वो किसके ऊपर हमला करने की योजना बना रहा है, या जब जॉर्ज ये एक्टिंग करता था कि वो लहसुन की एक बड़ी कली से हैरी को दूर भगा रहा है, तो जीनी हर बार बिलखते हुए कहती थी, अरे प्लीज ऐसा मत करो ना। हैरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे अच्छा लगा कि कम से कम फ्रेड और जॉर्ज को तो ये विचार बेवकूफ़ी भरा लगता था कि हैरी नाग शक्ति का वारिस हो सकता है। लेकिन उनकी इस मस्खरी से
ड्रेको मैल्फॉय उत्तेजित हो जाता था। जब भी वो उन्हें इस तरह की हरकतें करते देखता तो बुरा सा मुंह बना लेता था। रॉन ने समझदारी दिखाते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ये कहने के लिए बेचैन हो रहा है कि नाग शक्ति का वारिस असल में वही है। तुम तो जानते ही हो हैरी कि कोई उसे किसी भी चीज में हरा दे तो वो चिढ़ जाता है। उसे तो इस बात से बहुत तकलीफ हो रही होगी कि उसके घिनौने काम का सारा क्रेडिट तुम्हें मिल रहा है। हरमाइनी ने संतुष्टि भरे स्वर में कहा, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। भेस बदल काढ़ा करीब करीब तैयार हो चुका है और हम उससे किसी भी दिन सच्चाई उगलवा लेंगे। अगला भाग। आखिरकार वो सेशन समाप्त हो गया और महल में खामोशी छा गई। इस खामोशी में हैरी को उदासी के बजाय शांति का एहसास हुआ। उसे ये बहुत ही अच्छा लग रहा था कि अब गरुड़ द्वार हाउस पर उसका, हरमाइनी और तीनों वीजली भाइयों का कब्जा था। अब वे हल्ला मचाते हुए एक्सप्लोडिंग स्नैप खेल सकते थे और इससे किसी को तकलीफ भी नहीं होती थी। अब वे खुलकर युद्ध कला का अभ्यास भी कर सकते थे। फ्रेड, जॉर्ज और जीनी स्कूल में इसलिए रुक गए थे क्योंकि वे अपने माता पिता के साथ अपने भाई बिल से मिलने के लिए इजिप्ट नहीं जाना चाहते थे। पर्सी को उनका बचकाना व्यवहार पसंद नहीं था, इसलिए वो गरुड़ द्वार के हॉल में ज्यादा देर नहीं रुकता था। वो पहले ही शान झाड़ते हुए उन्हें बता चुका था कि वो क्रिसमस की छुट्टियों में सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि प्रीफेक्ट के रूप में उसका ये कर्तव्य था कि वो इस मुश्किल समय में अपने टीचर्स की मदद करे। क्रिसमस की सुबह बहुत ही ठंडी और सफ़ेद थी। हैरी और रॉन अपने कमरे में अकेले बचे थे। वे चैन से सो रहे थे, लेकिन हरमाइनी ने आकर उन्हें जल्दी ही उठा दिया। वो पूरी तरह तैयार होकर उनके कमरे में आई थी और उसके हाथ में दोनों के लिए गिफ्ट थे। चलो उठो, वो खिड़की के पर्दे खींचते हुए जोर से बोली। क्रिसमस की बधाई हो, ये लो तुम्हारे गिफ्ट। मैं करीब 1 घंटे पहले ही जाग गई थी और मैं काढ़े में थोड़े से पतंगे और डाल चुकी हूँ। काढ़ा अब पूरी तरह से तैयार है। हैरी जल्दी से उठकर बैठ गया। उसकी नींद एकदम से ही उड़ गई थी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है हरमाइनी? हाँ, और अगर हमें ये काम करना है तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें इसी आज रात को ही कर लेना चाहिए। ये कहते हुए उसने स्कैबर्स चूहे को हटाया ताकि हैरी के बिस्तर के कोने पर बैठ सके। उसी पल हेडविग पंख फड़फड़ाते हुए कमरे में आई। उसकी चोंच में एक छोटा सा पैकेट था। जब वो उसके बिस्तर पर उतरी तो हैरी खुश होकर बोला, हेलो हेडविग, तो अब तुम मुझसे दोबारा बोलने लगी हो। हेडविग ने प्यार भरे अंदाज में हैरी का कान कुतरा। जो तोहफा हेडविग लाई थी उसकी तुलना में हैरी को हेडविग के प्रेम का ये तोहफा ज्यादा पसंद आया। वो डर्सली दंपत्ति का तोहफा लाई थी जिन्होंने हैरी को एक टूथपिक भेजी थी और एक चिट्ठी भी, जिसमें लिखा था कि क्या वो गर्मी की छुट्टियों में भी हॉगवर्ट्स में ही रुक सकता है। हैरी के क्रिसमस के बाकी तोहफे इससे ज्यादा बढ़िया थे। हैग्रिड ने उसे ट्रिकल टॉफी का एक बड़ा टिन भेजा था जिसे हैरी ने खाने से पहले आग में नरम करने का फैसला किया। रॉन ने उसे फ्लाइंग विद द कैनन्स किताब दी थी जिसमें उसकी फेवरेट क्विडिच टीम के बारे में रोचक तथ्य थे। हरमाइनी ने उसके लिए बाज के पंख वाली एक बेहतरीन कलम खरीदी थी। आखिरी तोहफे में मिसेस वीजली के हाथ का बुना एक नया स्वेटर और एक बड़ा स्पॉन्ज केक था। उसने अपराध बोध के एक नए एहसास के साथ उनका भेजा कार्ड रखा। वो मिस्टर वीजली की कार के बारे में सोच रहा था जो लड़ाकू पेड़ के साथ हुई टक्कर के बाद से आज तक दिखी नहीं थी, और वो नियमों को तोड़ने की उस योजना के बारे में भी सोच रहा था जो उसने और रॉन ने बनाई थी। अगला भाग। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि किसी को हॉगवर्ट्स के क्रिसमस डिनर में मजा ना आए, भले ही उसे बाद में भेस बदल काढ़ा पीने का डर सता रहा हो। बड़ा हॉल काफी भव्य लग रहा था। वहां पर न सिर्फ बर्फ में ढके 1 दर्जन क्रिसमस ट्री रखे थे, बल्कि गर्म और सूखी अभिमंत्रित बर्फ छत से गिर रही थी। डंबलडोर ने उन्हें अपने कुछ प्रिय गीत सुनाए। हैग्रिड अंडे के कॉकटेल का हर ग्लास पीने के बाद और ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहा था। पर्सी का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि फ्रेड ने उसके प्रीफेक्ट के बिल्ले पर जादू कर दिया था, जिसकी वजह से अब उस पर लिखा था सबसे बड़ा मूर्ख। वो उन सबसे बार बार पूछता रहा कि वे उसकी तरफ देखकर हंस क्यों रहे हैं। हैरी को इस बात की परवाह नहीं थी कि नाग शक्ति की टेबल से ड्रेको मैल्फॉय जोर से उसके नए स्वेटर के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। हैरी बस यही सोच रहा था कि अगर किस्मत अच्छी रही तो कुछ ही घंटों में वो मैल्फॉय की हवा निकाल देगा। हैरी और रॉन ने अभी क्रिसमस पुडिंग का 3रा दौर ही खत्म किया था कि तभी हरमाइनी उन्हें खींचकर हॉल से बाहर ले गई ताकि शाम की योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। उसने कहा, अब हमें उन लोगों की कोई चीज चाहिए जिनके रूप में तुम्हें बदलना है। उसका लहजा ऐसा था मानो वो उन्हें वॉशिंग पाउडर लाने के लिए सुपरमार्केट भेज रही हो।
और हाँ, अगर तुम क्रैब और गॉयल की कोई चीज ला सको तो ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वो दोनों मैलफॉय के सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो उनसे कुछ नहीं छुपाएगा। और हमें ये इंतजाम भी करना है कि जब हम उनसे पूछताछ कर रहे हों तो असली क्रैब और गॉयल वहां पर अचानक से आ ना जाए। और इन सब के लिए मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। उसने आगे बढ़ते हुए हैरी और रॉन के हैरान चेहरों को नजरअंदाज करते हुए उनके हाथों में 2 बड़े चॉकलेट केक थमा दिए। मैंने इनमें नींद की साधारण दवा मिला दी है। तुम्हें बस इतना करना है कि इन्हें किसी ऐसी जगह पर रख दो जहां क्रैब और गॉयल इनको देख लें। तुम तो जानते ही हो वो कितने पेटू हैं। वो इन्हें खाए बिना रह नहीं पाएंगे। फिर एक बार जब वो सो जाएं तो तुम उनके कुछ बाल उखाड़ लेना और उन्हें झाड़ुओं वाली अलमारी में छुपा देना। हैरी और रॉन ने अविश्वास से एक दूसरे की तरफ देखा। तुम्हारी ये योजना बहुत ही बेकार है हरमाइनी। इसमें बहुत सारी गड़बड़ें हो सकती हैं। लेकिन हरमाइनी की आंखों में फौलाद जैसी चमक थी, ठीक वैसी ही जैसी प्रोफेसर मैगोनागल की आंखों में कई बार नजर आती थी। उसने सख्ती से कहा, क्रैब और गॉयल के बालों के बिना काढ़ा काम नहीं करेगा। तुम मैलफॉय से पूछताछ करना चाहते हो कि नहीं? अच्छा, ठीक है, लेकिन तुम क्या करोगी? तुम किसके बाल का इंतजाम करोगी? वो मेरे पास पहले से ही है हैरी। याद है, युद्ध कला प्रशिक्षण में मिलिसेंट बुलस्ट्रोड मेरे साथ कुश्ती कर रही थी। जब वो मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी तब मेरे कपड़ों पर उसका एक बाल लग गया था। मैंने इसे सावधानी से एक बोतल में रख लिया था। ये देखो, अब वो क्रिसमस के लिए घर चली गई है, इसलिए मुझे लोगों को ये कहना पड़ेगा कि मैं बीच में ही वापस लौट आई हूँ। जब हरमाइनी दोबारा भेस बदल काढ़े की जांच करने के लिए गई तो हैरान परेशान दिख रहा रॉन हैरी की तरफ मुड़कर बोला, क्या तुमने कभी किसी दूसरी ऐसी योजना के बारे में सुना है जिसमें इतनी सारी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं? अगला भाग। लेकिन हैरी और रॉन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उनके प्लान का पहला दौर उतनी ही आसानी से सफल हो गया जितना हरमाइनी ने कहा था। वे क्रिसमस की चाय के बाद वीरान प्रवेश हॉल में छुपकर क्रैब और गॉयल का इंतजार कर रहे थे, जो नाग शक्ति की टेबल पर अकेले बचे वहां बैठे स्पंज केक ठूस रहे थे। हैरी ने सीढ़ियों पर बने छोटे से खंभे के सिरे पर चॉकलेट केक रख दिए। जब उन्होंने क्रैब और गॉयल को हॉल से बाहर आते देखा तो दोनों जल्दी से अगले दरवाजे के पास रखे एक कवच के पीछे छुप गए। जब उन दोनों ने वहां रखे केक देखे तो क्रैब ने खुश होकर गॉयल को इशारा किया। दोनों ने केक उठा लिए और जल्दी जल्दी उन्हें खाने लगे। कुछ ही मिनट बाद दोनों फर्श पर पीछे की तरफ लुढ़क गए। सबसे मुश्किल काम था उन्हें हॉल के दूसरे सिरे पर रखी अलमारी में छुपाना। एक बार जब उन दोनों को बाल्टियों और झाड़ुओं के बीच सुरक्षित तरीके से छुपा दिया गया तो हैरी ने गॉयल के माथे से 2 बाल उखाड़ लिए और रॉन ने क्रैब के कुछ बाल खींच लिए। उन्होंने उन दोनों के जूते भी उठा लिए, क्योंकि उनके अपने जूते क्रैब और गॉयल के पैरों के हिसाब से बहुत छोटे थे। फिर अपने इस किए पर हैरान होते हुए वे भागकर मायूस मीना के बाथरूम की तरफ गए। बाथरूम के अंदर पहुंचने के बाद काले धुएं की मोटी परत के कारण उन्हें देखने में बहुत मुश्किल हो रही थी। धुआं उसी टॉयलेट में से निकल रहा था जिसमें हरमाइनी कढ़ाई में उबलते काढ़े को हिला रही थी। अपने चेहरे पर दुशाले ढकते हुए हैरी और रॉन ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुंडी खुलने की आवाज आई और हरमाइनी सामने आ गई। उसका चेहरा चमक रहा था और वो उत्तेजित दिख रही थी। उसके पीछे से उन्हें उबलते हुए गाढ़े काढ़े की खदबद सुनाई दे रही थी। टॉयलेट की सीट पर कांच के 3 गिलास पहले से ही तैयार रखे थे। क्या तुमने उनके बाल उखाड़ लिए? हैरी ने उसे गॉयल के बाल दिखा दिए। बहुत अच्छा, और मैंने लॉन्ड्री से ये दुशाले भी चुरा लिए हैं, हरमाइनी ने एक छोटी थैली उठाते हुए कहा। जब तुम क्रैब और गॉयल में बदल जाओगे तो तुम्हें बड़े कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। तीनों ने कढ़ाई को घूरा। पास से देखने पर काढ़ा कीचड़ जैसा काला दिख रहा था। हरमाइनी ने एक बार फिर से किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि मैंने हर चीज सही ढंग से की है। ये वैसा ही दिख रहा है जैसा इस किताब में बताया गया है। एक बार जब हम इसे पी लेंगे तो हमारे पास ठीक 1 घंटे का समय होगा और इसके बाद हम अपने पुराने रूप में वापस लौट आएंगे। अब क्या करना है? रॉन बोला। हम इसे 3 ग्लासों में बांट लेते हैं और इसमें बाल डाल लेते हैं। हरमाइनी ने ग्लासों में ढेर सारा काढ़ा डाल दिया। फिर कांपते हाथों से उसने मिलिसेंट बुलस्ट्रोड का बाल बोतल से बाहर निकाला और पहले गिलास में डाल दिया। काढ़ा उबलती केतली की तरह तेजी से हिस्स की आवाजें करने लगा और उसमें झाग उठने लगा। एक पल बाद उसका रंग एकदम पीला हो गया। रॉन नफरत से गिलास को घूरते हुए बोला, मिलिसेंट बुलस्ट्रोड का अर्क, शर्त लगा लो इसका स्वाद बहुत ही भयानक होगा। हरमाइनी ने उसे कहा, अब तुम अपने अपने बालों को भी अपने ग्लासों में मिला लो। हैरी ने बीच वाले ग्लास में गॉयल का बाल डाला और रॉन ने आखिरी ग्लास में क्रैब का। दोनों ही ग्लासों में हिस्स की आवाज के साथ झाग उठे
इसके बाद गॉयल के बाल वाला काढ़ा खाकी रंग का हो गया और क्रैब के बाल वाला गहरे काले भूरे रंग का। जब रॉन और हरमाइनी अपने अपने गिलासों की तरफ बढ़े तो हैरी बोला, 1 मिनट रुको, बेहतर होगा कि हम काढ़ा यहाँ ना पिएं। जब हम क्रैब और गॉयल में बदल जाएंगे तो हमारे कपड़े छोटे पड़ जाएंगे, और मिलिसेंट बुलस्ट्रोड भी कोई नन्ही परी तो है नहीं। हाँ, ये अच्छा विचार है, हम लोग अलग अलग टॉयलेट में चले जाते हैं, रॉन ने कहा। तीनों अलग अलग टॉयलेट में घुस गए। फिर हैरी ने जोर से पूछा, सब तैयार? हाँ तैयार। 1 2 3। अपनी नाक दबाकर हैरी ने काढ़े को 2 ही बड़े घूंटों में गटक लिया। इसका स्वाद ज्यादा पकी हुई पत्ता गोभी जैसा था। तुरंत ही उसके पेट में मरोड़ उठने लगी, जैसे उसने किसी जिंदा सांप को निगल लिया हो। वो दोहरा हो गया और उसे लगा जैसे उसे उल्टी होने वाली हो। फिर ऐसा लगा जैसे उसका पेट जल रहा हो। जलन का ये एहसास बड़ी तेजी से उसके पेट से लेकर हाथ पैर की उंगलियों तक फैल गया। फिर उसे लगा जैसे उसका शरीर पिघल रहा हो। वो जमीन पर गिर गया। अगले ही पल जैसे उसके शरीर की पूरी चमड़ी गर्म मोम की तरह उबलने लगी। फिर उसके देखते ही देखते उसके हाथ लंबे होने लगे, उंगलियां मोटी होने लगीं, नाखून चौड़े और पोर नट बोल्ट की तरह फूलने लगे। कंधों के फैलते समय उसे बहुत ही दर्द हुआ। इसके अलावा अपने माथे पर होने वाली चुभन के एहसास से उसे पता चला कि उसके बाल उसकी भौहों की तरफ लटक रहे थे। जब उसका सीना किसी ढोल की तरह फूल गया तो इस वजह से उसके कपड़े फट गए। उसके पैरों में भी तेज दर्द होने लगा, क्योंकि उसके जूते गॉयल के पैरों से पूरे 4 नंबर छोटे थे। जितने अचानक ये सब शुरू हुआ था, उतने ही अचानक सब कुछ खत्म हो गया। हैरी पत्थर के ठंडे फर्श पर मुंह के बल पड़ा हुआ था। आखिरी टॉयलेट में उसे मीना की उदास बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसने अपने जूते बहुत मुश्किल से उतार कर दूर फेंके और खड़ा हो गया। कांपते हुए बड़े हाथों से उसने अपने पुराने कपड़े उतारे, जो अब उसके टखनों से 1 फुट ऊपर झूल रहे थे। फिर उसने हरमाइनी के लाए बड़े कपड़े पहने और गॉयल के नाव जैसे जूतों के फीते बांधे। उसने अपनी आंखों में घुसे बाल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ माथे के नीचे उभरने वाले बालों तक ही पहुंच पाया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि चश्मे की वजह से उसे हर चीज धुंधली दिख रही थी। जाहिर है गॉयल को चश्मे की जरूरत नहीं थी। उसने चश्मा उतारा और पूछा, तुम दोनों ठीक हो? उसके मुंह से जो आवाज निकली वो गॉयल की थी। हाँ ठीक हूँ, दाईं तरफ से क्रैब की आवाज आई। हैरी ने अपने दरवाजे की चटखनी खोली और चटके हुए आईने के सामने खड़ा हो गया। गॉयल अपनी भावहीन आंखों से उसकी तरफ घूर रहा था। हैरी ने अपने कान खुजाए। गॉयल ने भी ऐसा ही किया। रॉन ने दरवाजा खोला। उन्होंने एक दूसरे को घूर कर देखा। रॉन और क्रैब में जरा भी फर्क नहीं दिख रहा था। क्रैब की तरह रॉन के बाल भी गोलाई में कटे थे और उसकी भौहें भी लंबी और गोरिल्ले जैसी थीं। रॉन ने आईने के पास आते हुए और क्रैब की सपाट नाक को खुजाते हुए कहा, यकीन नहीं हो रहा, वाकई यकीन नहीं हो रहा। हैरी ने अपनी घड़ी ढीली करते हुए कहा, बेहतर होगा हम चल दें। घड़ी अब गॉयल की मोटी कलाई में बुरी तरह चुभ रही थी। हमें यह भी तो पता लगाना है कि नाग शक्ति का हॉल है कहाँ। काश हमें कोई मिल जाए जिसके पीछे पीछे हम वहां पहुंच सकें। फिर उसने हरमाइनी का दरवाजा भड़बड़ाया और बोला, चलो निकलो, अब हमें चलना चाहिए। एक ऊंचे सुर में निकली आवाज ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर निकलूं। तुम लोग मेरे बिना चले जाओ। अरे हरमाइनी, हम जानते हैं कि मिलिसेंट बुलस्ट्रोड बदसूरत है, लेकिन कोई भी ये थोड़ा ही जान पाएगा कि ये तुम हो। चलो आओ। नहीं हैरी, सचमुच मुझे नहीं लगता कि मैं चल पाऊंगी। तुम दोनों जल्दी से चले जाओ, समय बर्बाद मत करो। हैरी ने परेशानी से रॉन की तरफ देखा। वो बोला, तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल गॉयल जैसे भाव हैं। जब भी टीचर उससे कोई सवाल पूछता है तो वो हर बार इसी तरह देखता है। हैरी ने फिर से आवाज लगाई, तुम ठीक तो हो ना हरमाइनी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। हैरी ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। उनके पास जो कीमती 60 मिनट थे, उनमें से 5 मिनट खत्म हो चुके थे। उसने कहा, ठीक है, तो हम तुमसे यहीं पर मिलेंगे। उन दोनों ने सावधानी से बाथरूम का दरवाज़ा खोला ताकि ये तसल्ली कर सकें कि रास्ता साफ है। फिर वे तेजी से चल पड़े। हैरी ने रॉन से कहा, चलते समय अपने हाथ ऐसे मत झुलाओ, क्रैब उन्हें एकदम सीधे सख्त रखता है। ओह ठीक है, रॉन ने कहा। वे संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे उतरे। अब उन्हें नाग शक्ति के किसी विद्यार्थी की तलाश थी जिसका पीछा करते हुए वे नाग शक्ति के हॉल में जा सकें, लेकिन आसपास कोई नहीं दिख रहा था। रॉन ने तहखाने के प्रवेश द्वार की तरफ सिर हिलाते हुए इशारा किया और बोला, नाग शक्ति के विद्यार्थी नाश्ते के लिए हमेशा वहां आते हैं। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि उसी समय एक लंबे घुंघराले बालों वाली एक लड़की उस प्रवेश द्वार से बाहर निकली। रॉन उसके पास फुर्ती से पहुंचा और बोला, सुनो,
हमारे हॉल का रास्ता किधर से है? लड़की ने सख्ती से कहा। क्या? हमारे हॉल का? लेकिन मैं तो चीलघात में हूँ। वो मुड़कर शक भरी नजरों से उन्हें देखती हुई वहां से चली गई। हैरी और रॉन तेजी से पत्थर की सीढ़ियां उतरते हुए अंधेरे में आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज कुछ ज्यादा ही गूंज रही थी, क्योंकि क्रैब और गोयल के विशाल पैर फर्श पर धप धप पड़ रहे थे। अब उन्हें लग रहा था कि ये काम उतना आसान नहीं रहेगा जितनी की उन्हें उम्मीद थी। भूल भुलैया की तरह दिखते गलियारे खाली थे। वे स्कूल के अंदर गहराई में चलते चले गए। 15 मिनट बीत जाने के बाद जब वो बुरी तरह बेचैन होने लगे तो उन्हें अचानक सामने से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। अरे, वहां पर नागशक्ति का कोई विद्यार्थी है, रॉन ने खुश होते हुए कहा। वो आकृति बगल वाले कमरे से बाहर निकल रही थी, लेकिन जब वे उसके पास पहुंचे तो उनके दिल डूब से गए। वो नागशक्ति का विद्यार्थी नहीं बल्कि पर्सी था। रॉन ने आश्चर्य से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर्सी इस बात का बुरा मान गया। उसने सख्ती से कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम क्रैब हो ना? क्या? हाँ हाँ हाँ, क्रैब हूँ। तो फिर अपने कमरे में जाओ। आजकल अंधेरे गलियारों में भटकना सुरक्षित नहीं है, पर्सी ने कड़क आवाज में कहा। लेकिन तुम भी तो भटक रहे हो। मैं प्रीफेक्ट हूँ, मुझ पर कौन हमला कर सकता है भला? अचानक हैरी और रॉन के पीछे से एक आवाज गूंजी। ड्रेको मैलफॉय उनकी तरफ चला आ रहा था, और ये जीवन में पहली बार था जब रॉन उसे देखकर वाकई खुश हुआ। मैलफॉय उन्हें देखकर बोला, तो तुम लोग यहाँ हो? लगता है बड़े हॉल में इतनी देर तक सुअर की तरह खा रहे थे। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। चलो, मैं तुम्हें एक बहुत दिलचस्प चीज दिखाना चाहता हूँ। और पर्सी वीजली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर्सी को फिर से बुरा लग गया। वो बोला, स्कूल के प्रीफेक्ट के साथ अदब से पेश आना चाहिए तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से। मैलफॉय हंसा और उसने हैरी और रॉन को अपने पीछे आने का इशारा किया। दोनों जल्दी से उसके पीछे पीछे चल दिए। अगले गलियारे में मुड़ते हुए ड्रेको बोला, वो पीटर वीजली कमबख्त। रॉन ने उसकी गलती को सुधारते हुए कहा, पर्सी वीजली। अरे, उसका नाम चाहे जो भी हो क्रैब, मैं ये देख रहा हूँ कि वो पिछले कुछ दिनों से चोरी छिपे चारों तरफ घूम रहा है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वो किस फिराक में है। वो जरूर ये सोच रहा होगा कि वो नागशक्ति के वारिस को अकेले पकड़ सकता है। हैरी और रॉन ने रोमांचित होकर एक दूसरे की तरफ देखा। मैलफॉय पत्थर की नम और खाली दीवार के सामने रुक गया। हमारा नया पासवर्ड क्या है गोयल? हैरी ने अटकते हुए कहा। लेकिन मैलफॉय का ध्यान उसके अटकने पर नहीं गया और वो बोला, अरे हाँ, याद आया, शुद्ध खून। दीवार में छिपा पत्थर का दरवाजा खुल गया और तीनों अंदर चले गए। नागशक्ति का हॉल लंबा और नीचा था। जमीन के नीचे बने इस हॉल में खुरदरे पत्थर की दीवारें और छत थीं। छत पर गोल हरे लैंप जंजीरों से लटक रहे थे। उनके सामने वाले मेंटल पीस पर बहुत सी नक्काशी थी। नीचे आग कड़कड़ा रही थी और उसके चारों तरफ नक्काशीदार कुर्सियों पर बैठे नागशक्ति के कुछ विद्यार्थियों की परछाई दिख रही थी। मैलफॉय ने उन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, तुम यहीं इंतजार करो, मैं एक चीज लाता हूँ। डैडी ने अभी हाल ही में भेजी है। हैरी और रॉन हैरान होते हुए बैठ गए, ये सोचते हुए कि न जाने मैलफॉय उन्हें क्या दिखाने जा रहा है। 1 मिनट बाद जब वो वापस लौटा तो उसके हाथ में अखबार की कतरन जैसी कोई चीज थी। उसने रॉन की तरफ उसे बढ़ाते हुए कहा, इसे पढ़कर तुम खुश हो जाओगे। हैरी ने देखा कि उसे पढ़कर रॉन की आंखें दहशत से फैल गई थीं। इसके बाद वो जैसे मजबूरी में हंसा और उसने वो कतरन हैरी की तरफ बढ़ा दी। इस खबर को दैनिक जादूगर अखबार से काटा गया था। उसमें लिखा था, जादू मंत्रालय में जांच। एक मगलूकार पर जादू करने के लिए मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग के प्रमुख आर्थर वीजली पर आज 50 गैलियन का जुर्माना किया गया। ये जादुई कार हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र के विद्यालय में सितंबर में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। विद्यालय के गवर्नर मिस्टर मैलफॉय ने आज आर्थर वीजली के इस्तीफे की मांग की। मिस्टर मैलफॉय ने हमारे संवाददाता से कहा, वीजली ने मंत्रालय की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। जाहिर है वे हमारे लिए नियम बनाने के काबिल नहीं हैं और उनका मूर्खतापूर्ण मगलू संरक्षण अधिनियम तत्काल खत्म कर दिया जाना चाहिए। इस बात पर टिप्पणी करने के लिए मिस्टर वीजली से संपर्क नहीं हो सका। हालांकि उनकी पत्नी ने संवाददाताओं से कहा कि वे चले जाएं, वरना वे परिवार के पिशाच से उन पर हमला करवा देंगी। जब हैरी ने कतरन ड्रेको को वापस की तो उसने बेचैनी से कहा, तो तुम्हें ये खबर मजेदार नहीं लगी? हाँ, बहुत मजेदार है, हैरी ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा। मैलफॉय हिकारत से बोला, इस आर्थर वीजली को मगलुओं से इतना प्रेम है कि उसे अपनी छड़ी के टुकड़े कर देने चाहिए और उनके बीच में ही जाकर रहना चाहिए।
वीजली परिवार को देखकर कौन कह सकता है कि इनका खून शुद्ध है? रॉन यानी क्रैब का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। मेलफॉय ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है क्रैब? रॉन घुरघुराया, पेट में दर्द हो रहा है। तो ठीक है, अस्पताल जाओ, और हाँ, वहां जाकर वहां भर्ती बदजातों को मेरी तरफ से एक एक लात मारना। पता है, मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है कि दैनिक जादूगर में अब तक इन हमलों के बारे में कुछ क्यों नहीं छपा। मुझे लगता है ये डम्बलडोर सारे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये हमले जल्दी नहीं रुके तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि डम्बलडोर हॉगवर्ट्स के अब तक के सबसे बुरे हेडमास्टर हैं। उन्हें मगलू विद्यार्थियों से बड़ा प्रेम है। कोई भी अच्छा हेडमास्टर क्रीवी जैसे घटिया बच्चे को यहाँ एडमिशन देता ही नहीं। फिर मेलफॉय एक काल्पनिक कैमरे से तस्वीरें लेते हुए कॉलिन क्रीवी की नकल करने लगा। वो बिल्कुल उसी के जैसा अभिनय कर रहा था। पॉटर, क्या मैं तुम्हारी तस्वीर ले सकता हूँ? पॉटर, क्या मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? प्लीज पॉटर, क्या मैं तुम्हारे जूते चाट सकता हूँ? फिर उसने अपने हाथ नीचे किए और हैरी और रॉन की तरफ देखा। तुम दोनों को आज हो क्या गया है? बहुत देर बाद हैरी और रॉन ने खुद को हंसने के लिए विवश किया, लेकिन मेलफॉय इससे संतुष्ट हो गया। शायद क्रैब और गॉयल हमेशा से ही धीमी प्रतिक्रिया करते थे। मेलफॉय फिर से बोला, बदजातों का दोस्त संत पॉटर, उसके अंदर भी जादूगरों वाले संस्कार नहीं है, वरना वो उस नक चढ़ी बदजात ग्रेंजर के साथ नहीं घूमता फिरता। और लोग सोचते हैं कि वो नाग शक्ति का वारिस है। हाँ। हैरी और रॉन सांस रोककर इंतजार करने लगे। निश्चित रूप से मेलफॉय कुछ ही पलों में उन्हें बताने वाला था कि वही नाग शक्ति का वारिस है, लेकिन तभी उसने चिढ़ते हुए कहा, काश मैं जानता कि नाग शक्ति का वारिस कौन है। अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। रॉन का जबड़ा लटक गया, जिससे क्रैब का चेहरा पहले से भी ज्यादा बेवकूफ़ी भरा दिखने लगा। सौभाग्य से मेलफॉय की नज़र उसकी तरफ नहीं गई। हैरी तेजी से सोचते हुए बोला, तुम्हें कुछ तो पता होगा कि इन सब के पीछे कौन है। अरे गॉयल, तुम जानते तो हो कि मुझे नहीं मालूम। मुझे ये बात तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ेगी? और पिताजी भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं कि आखिरी बार तहखाना कब खोला गया था। अब ये तो जाहिर है कि ये 50 साल पहले हुआ था और ये उनके समय से पहले की बात है, लेकिन वो इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। उनका कहना है कि मामले को दबा दिया गया था, और अगर मुझे इसके बारे में जानकारी दी गई तो लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, आखिरी बार जब तहखाना खुला था तो एक बदजात मरी थी। मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि इस बार भी कोई ना कोई जल्दी ही मरने वाला है। काश ये ग्रेंजर हो तो मजा आ जाएगा। रॉन क्रैब की दैत्याकार मुट्ठी को भींच रहा था। हैरी को लगा कि अगर रॉन ने मेलफॉय को मुक्का मारा तो उनका भांडा फूट जाएगा, इसलिए उसने रॉन को चेतावनी देने वाले अंदाज में देखा। फिर उसने मेलफॉय से पूछा, क्या तुम जानते हो कि पिछली बार जिसने तहखाना खोला था वो पकड़ा गया था या नहीं? अरे हाँ, वो जो भी था उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। वो शायद अभी भी अज़्काबान में सड़ रहा होगा। अज़्काबान? वो क्या है? अज़्काबान यानी जादूगरों की जेल गॉयल। सच्ची, अगर तुम्हारी बुद्धि थोड़ी और कम हो जाए तो तुम पीछे की तरफ चलने लगोगे। मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं बस अपने काम से काम रखूं और नाग शक्ति के वारिस को उसका काम करने दूं। वो कहते हैं कि स्कूल से बदजात गंदगी की सफाई होनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मैं इस काम में कोई मदद करूं। असल में उनके पास भी इस समय बहुत सारी उलझनें हैं। तुम्हें तो पता ही है, जादू मंत्रालय ने पिछले हफ्ते हमारी जागीर पर छापा मारा था। हैरी ने गॉयल के सपाट चेहरे पर चिंता के भाव लाने की कोशिश की। मेलफॉय ने आगे कहा, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें ज्यादा कुछ मिला नहीं। पिताजी के पास काले जादू का बहुत सारा कीमती सामान है, लेकिन हमने ड्राइंग रूम के फर्श के नीचे अपना खुफिया तहखाना बना रखा है। अच्छा, रॉन तुरंत बोला। मेलफॉय ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और हैरी ने गुस्से से। रॉन लज्जित हो गया। उसके बाल अब लाल हो रहे थे और उसकी नाक भी धीरे धीरे लंबी हो रही थी, यानी उनका 1 घंटे का समय अब खत्म हो चुका था। रॉन अब फिर पुराने रूप में आ रहा था, और जिस दहशत से उसने अचानक हैरी को देखा, उससे ये स्पष्ट हो गया कि हैरी भी अपने पुराने रूप में आ रहा था। दोनों उछलकर खड़े हो गए। मैं पेट दर्द की दवा लेकर आता हूँ, रॉन घुरघुराया, और दोनों एक भी पल की देर किए बिना तेजी से भाग लिए। उन्होंने नाग शक्ति के लंबे हॉल को सरपट पार किया, पत्थर की दीवार से सरसराते हुए निकले और गलियारे में दौड़ लगा दी। वो ये उम्मीद कर रहे थे कि मेलफॉय को कुछ पता नहीं चला होगा। गॉयल के बड़े जूतों में हैरी को अपने पैर फिसलते महसूस हो रहे थे।
और जब उसका शरीर छोटा हो गया तो उसे अपने दुशाले को ऊपर करके पकड़ना पड़ा। वे अंधेरे प्रवेश द्वार में धड़धड़ाते हुए सीढ़ियों पर चढ़े। उन्हें उस अलमारी से धमाचौकड़ी की दबी आवाज आ रही थी जिसमें उन्होंने क्रैब और गॉयल को बंद किया था। उनके जूतों को अलमारी के दरवाजे के बाहर रखते हुए उन्होंने नंगे पैर सिर्फ मोज़ों में ही सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मायूस मीना के बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद करते हुए हाँफते हुए रॉन बोला, चलो हमारा समय पूरी तरह से बर्बाद तो नहीं हुआ। हम ये तो नहीं जान पाए कि हमले कौन कर रहा है, लेकिन मैं कल ही डैडी को खत लिखकर बता दूंगा कि वो मेलफॉय के ड्राइंग रूम के नीचे तलाशी लें। हैरी ने चटके हुए आईने में अपना चेहरा देखा। वो फिर से पहले की तरह सामान्य हो गया था। उसने अपना चश्मा पहन लिया और फिर रॉन ने हरमाइनी के टॉयलेट का दरवाज़ा भड़भड़ाया। हरमाइनी जल्दी बाहर आओ, तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी हैं। चले जाओ यहाँ से, हरमाइनी अंदर से चिल्लाई। हैरी और रॉन ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। क्या बात है हरमाइनी, अब तक तो तुम अपने असली रूप में आ गई होंगी। हम लोग तो आ गए हैं। लेकिन उस टॉयलेट के दरवाजे से अचानक मायूस मीना तैरती हुई बाहर आई। हैरी ने उसे पहले कभी इतना खुश नहीं देखा था। वो भूतों जैसी हंसी हंसते हुए बोली, इंतजार करो जब तक कि तुम उसे देख ना लो, वो भयानक दिख रही है। फिर उन्होंने चटखनी खुलने की आवाज सुनी और हरमाइनी सुबकती हुई उनके सामने आई। उसने अपने दुशाले को सिर तक खींच रखा था। रॉन ने दुविधा भरे स्वर में कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे ऊपर अभी तक मिलिसेंट की नाक लगी हुई है या कोई और बात है? हरमाइनी ने अपने दुशाले को नीचे किया और रॉन भौचक्का होकर पीछे वाले सिंक में लुढ़क गया। हरमाइनी के पूरे चेहरे पर काले बाल थे, आंखें पीली हो गई थीं और बालों के बीच से लंबे नुकीले कान बाहर झांक रहे थे। वो चिल्लाई, वो बिल्ली का बाल था। मिलिसेंट वुलस्ट्रोड के पास बिल्ली होगी और भेस बदल काढ़े का प्रयोग जानवरों में बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। ओहो, रॉन दुखी स्वर में बोला। मीना खुश होते हुए बोली, लोग तुम्हारा बुरी तरह मजाक उड़ाएंगे। हैरी जल्दी से बोला, कोई बात नहीं हरमाइनी, हम तुम्हें अस्पताल ले चलेंगे। मैडम पॉम्फ्री कभी ज्यादा सवाल नहीं पूछती हैं। हरमाइनी को टॉयलेट से बाहर निकलने के लिए मनाने में उन्हें बहुत समय लगा। जब वो बाहर निकल रहे थे तो मायूस मीना ने खुशी की किलकारी के साथ कहा, तब तक इंतजार करो जब तक कि सबको पता न चल जाए कि तुम्हारी पूंछ भी है। अध्याय 13। हरमाइनी कई हफ्तों तक अस्पताल में रही। जब स्कूल के बाकी बच्चे क्रिसमस की छुट्टियों के बाद वापस आए तो उसके गायब होने के बारे में बहुत सी अफवाहें फैली, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि उस पर भी हमला हुआ है। उसे एक झलक देखने के लिए इतने सारे विद्यार्थी बहाने बनाकर अस्पताल में ताक-झांक करने लगे कि मैडम पॉम्फ्री को अपने पर्दे दोबारा निकालकर हरमाइनी के बिस्तर के चारों तरफ लगाने पड़े, ताकि बाल भरे चेहरे में दिख जाने पर उसे शर्म ना आए। हैरी और रॉन रोज शाम को उससे मिलने जाते थे। जब नया सेशन शुरू हुआ तो वे उसे हर दिन का होमवर्क भी बताने लगे। एक शाम रॉन ने किताबों के ढेर को हरमाइनी के बिस्तर के पास रखते हुए कहा, अगर मेरे चेहरे पर ऐसे बाल उगाते तो मैं तो पढ़ाई की छुट्टी कर देता। हरमाइनी तुरंत बोली, मूर्खों जैसी बातें मत करो रॉन, मुझे सबकी बराबरी करनी है, किसी से पीछे नहीं रहना है। अब वो काफ़ी खुश दिखाई देने लगी थी क्योंकि उसके चेहरे के सारे बाल गायब हो गए थे और उसकी आंखें धीरे धीरे फिर से भूरी होने लगी थीं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें कोई नया सुराग मिला है? ये वाक्य उसने थोड़ा धीरे से कहा। हैरी ने उदास होकर कहा, नहीं, कुछ नहीं मिला। रॉन ने शायद 100वीं बार ये बात कही, मुझे तो पूरा यकीन था कि मेलफॉय ही दोषी होगा, लेकिन तभी हैरी को हरमाइनी के तकिए के नीचे एक सुनहरी चीज़ दिखाई दी। उसने पूछा, ये क्या है? कुछ नहीं, बस मेरे जल्दी ठीक होने का शुभकामना का कार्ड है। ये कहकर हरमाइनी जल्दी से उसे छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रॉन ने उससे भी ज्यादा फुर्ती दिखाई और कार्ड को बाहर निकालकर खोलकर जोर से पढ़ने लगा। मिस ग्रेंजर को जल्दी ठीक होने की शुभकामना के साथ तुम्हारा चिंतातुर शिक्षक प्रोफेसर गिलरॉय लॉकहार्ट, मर्लिन संस्था पास 3rd क्लास, गुप्त शक्ति सुरक्षा समिति का सम्मानित सदस्य और विचेस वीकली के सर्वप्रिय मुस्कान पुरस्कार का 5 बार विजेता। रॉन ने हरमाइनी की तरफ कहर ढाती नजरों से देखा, तुम इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोती हो? लेकिन हरमाइनी जवाब देने से बच गई क्योंकि उसी समय मैडम पॉम्फ्री उसकी शाम की दवा लेकर वहां आ गईं। जब वे अस्पताल से बाहर निकलकर गरुड़द्वार टॉवर की सीढ़ियों की तरफ बढ़े तो रॉन ने पूछा, क्या तुमने लॉकहार्ट से ज्यादा झांसेबाज इंसान देखा है? स्नेप ने उन्हें इतना सारा होमवर्क दे दिया था कि हैरी सोचने लगा
कि जब तक ये पूरा होगा तब तक तो वो 6th ईयर में पहुंच जाएगा। रॉन ये अफसोस कर रहा था कि वो हरमायनी से ये नहीं पूछ पाया कि बाल बढ़ाने वाले काढ़े में चूहे की कितनी पूंछें मिलानी चाहिए। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल पर किसी के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये फिल्च था। वे सीढ़ियों पर तेजी से चढ़े और छुपकर सुनने की कोशिश करने लगे। उन्हें लग रहा था कि कहीं किसी और पर तो हमला नहीं हो गया है। उन्होंने कान लगाकर सुना तो पाया कि फिल्च बहुत गुस्से से चिल्ला रहा था। मेरा काम और बढ़ा दिया। पूरी रात सफाई करते रहो जैसे मेरे पास पहले से ही कम काम हो। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। अब मैं डंबलडोर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने मोड़ पर झांक कर देखा और समझ गए कि फिल्च हमेशा की तरह आज भी अपनी पहरेदारी की जगह पर तैनात था। वे एक बार फिर उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां मिसेस नॉरिस पर हमला हुआ था। एक ही नज़र में उन्हें यह भी समझ आ गया कि फिल्च क्यों भड़क रहा था। करीब आधे गलियारे में ढेर सारा पानी फैला था। ऐसा लगता था जैसे मायूस मीना के बाथरूम के दरवाजे के नीचे से अभी भी पानी बाहर निकल रहा था। अब फिल्च ने चीखना बंद कर दिया था, इसलिए उन्हें बाथरूम की दीवारों से मीना की चीखों की गूंज सुनाई दी। अब इसे क्या हो गया? रॉन ने कहा। चलो चलकर देखते हैं। दोनों ने अपने दुशाले टखनों तक ऊपर उठाए और फैले हुए पानी में पैर रखते हुए उस दरवाजे तक पहुंच गए जिस पर खराब है का बोर्ड लगा हुआ था। जब वो अंदर घुसे तो उन्होंने पाया कि मायूस मीना रो रही थी। उसकी आवाज़ हमेशा से ज्यादा तेज और कर्कश थी। वो अपने पसंदीदा टॉयलेट में छुपी थी और पूरे बाथरूम में अंधेरा था। बाथरूम के फर्श और दीवारें सब गीले थे। हैरी ने पूछा, मीना क्या हुआ? मीना ने दुखी अंदाज में सुबकते हुए कहा, कौन है? मुझ पर कुछ और फेंकने आए हो? अरे मैं तुम्हारे ऊपर कुछ क्यों फेंकूंगा मीना? मुझसे मत पूछो। मैं यहाँ चुपचाप बैठी थी, अपने काम से काम रख रही थी, लेकिन किसी को लगा कि मुझ पर किताब फेंकने में उसे मजा आएगा। लेकिन अगर तुम पर कोई चीज फेंकी जाए तो उससे तुम्हें चोट तो नहीं लग सकती है ना? मेरा मतलब है वो चीज तो तुम्हारे आर पार निकल जाएगी, है ना? हैरी ने तर्क देते हुए उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि उसने गलत बात बोल दी थी। मीना ने अपने आप को फुलाया और जोर से चिल्लाई, हाँ चलो हम सब मीना पर किताबें फेंकते हैं क्योंकि उसे चोट नहीं लग सकती। अगर तुमने उसके पेट के आर पार फेंकी तो 10 पॉइंट, अगर उसके सिर के पार हो जाए तो 50 पॉइंट। कितना बढ़िया है, हा हा हा, कितना मजेदार खेल है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अरे ये तो बताओ कि तुम पर किताब फेंकी किसने? मैं नहीं जानती। मैं तो टॉयलेट के यू बेंड में बैठी थी और मौत के बारे में सोच रही थी। तभी वो किताब सीधे मेरे सिर पर आकर लगी। वो अभी भी वहीं पड़ी है, हालांकि अब वो पानी से भीग चुकी है। हैरी और रॉन ने सिंक के नीचे उस तरफ देखा जिधर मीना ने इशारा किया था। वहां एक छोटी और पतली किताब पड़ी थी। उस पर गंदा सा काला कवर था और वो बुरी तरह से गीली थी। हैरी उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रॉन ने उसे रोकते हुए कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? वो खतरनाक हो सकती है। हैरी हंसते हुए बोला, खतरनाक? क्या बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। रॉन ने डरी हुई निगाहों से किताब की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी हैरी कि मंत्रालय ने कुछ खतरनाक किताबें जब्त की हैं। डैडी ने मुझे बताया है। एक तो ऐसी थी जो आंखें जला देती थी, और जो व्यक्ति जादूगर के छंद गीत नाम की किताब को पढ़ता था वो जिंदगी भर छंद में ही बोलता था। और बाथ नाम के शहर की एक बूढ़ी जादूगरनी के पास एक ऐसी किताब थी जिसे आप पढ़ना कभी बंद ही नहीं कर सकते। आपको इसमें अपनी नाक गड़ाकर पढ़ते हुए चारों तरफ घूमना पड़ता था और बाकी सारे काम एक हाथ से करने पड़ते थे। और अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, हैरी ने कहा। सामान्य सी दिख रही वो छोटी किताब फर्श पर पड़ी रही, लेकिन फिर हैरी से रहा नहीं गया। वो बोला, देखो जब तक हम इसे देखेंगे नहीं तब तक हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है। ये कहते हुए उसने फर्श पर से किताब उठा ही ली। उसने एक ही नज़र में देख लिया कि वो एक डायरी थी। कवर पर लिखे धुंधले वर्ष को पढ़ने से उसे पता चला कि ये 50 साल पुरानी थी। उसने उत्सुकता से उसे खोला। पहले पेज पर धुंधली स्याही में T.M. रिडल नाम लिखा हुआ था। अरे 1 मिनट रुको, डायरी के अंदर झांकते हुए रॉन ने कहा, मैं इस नाम के बारे में जानता हूँ। इस T.M. रिडल को 50 साल पहले स्कूल की विशेष सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला था। ओह, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम रॉन? क्योंकि जब मुझे सजा मिली थी तब फिल्च ने मुझसे रिडल की शील्ड करीब 50 बार चमकवाई थी। उसी की शील्ड पर मैंने घोंघे गिराए थे। और अगर तुम्हें किसी के नाम पर से 1 घंटे तक गंदगी साफ करनी पड़े तो तुम्हें भी वो नाम रट जाएगा। हैरी ने डायरी के गीले पन्नों को खोला। वो पूरी तरह कोरे थे, किसी पर कुछ भी नहीं लिखा था।
अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है, हैरी ने निराश होकर कहा। रॉन बोला, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि कोई इसे फेंकना क्यों चाहता था। हैरी ने डायरी के पिछले कवर को देखा। वहां पर वॉक्सहॉल रोड, लंदन की एक दुकान का नाम छपा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, वो जरूर मगलू परिवार का रहा होगा, तभी उसने ये डायरी वॉक्सहॉल रोड से खरीदी थी। जो भी हो, ये डायरी तुम्हारे किसी काम की नहीं है हैरी, छोड़ो इसे और चलते हैं। फिर उसने अपनी आवाज नीची करते हुए कहा, और हाँ, अगर तुम इसे मीना की नाक के पार फेंक सको तो 50 पॉइंट। लेकिन हैरी ने चुपचाप डायरी अपनी जेब में रख ली। अगला भाग। फरवरी के शुरुआती दिनों में हरमाइनी हॉस्पिटल से बाहर आई। उसकी मूंछ और पूंछ दोनों ही गायब हो चुकी थीं और उसे चेहरे के बालों से भी मुक्ति मिल गई थी। जिस शाम वो वापस लौटी, हैरी ने उसे टीएम रिडल की डायरी दिखाई और उसके मिलने की पूरी कहानी सुनाई। हरमाइनी ने उत्साहित होकर हैरी से डायरी ली और उसे गौर से देखते हुए बोली, ओह, इसमें छुपी शक्तियां हो सकती हैं। रॉन बोला, अगर इसमें शक्तियां हैं तो ये उनको बहुत अच्छी तरह से छुपा रही है। शायद ये बहुत शर्मीली होगी। वैसे हैरी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम इसे फेंक क्यों नहीं देते। हैरी ने कहा, काश मुझे ये पता चल जाता कि किसी ने इसे फेंकने की कोशिश क्यों की थी, और मुझे ये जानने में भी अच्छा लगेगा कि रिडल को हॉगवर्ट्स की किस विशेष सेवा के लिए पुरस्कार मिला था। रॉन कुछ सोचते हुए बोला, वो तो कुछ भी हो सकता है। शायद उसे 30 आउल मिले हों, यानी OWL, या उसने किसी टीचर को दैत्याकार समुद्रफेनी से बचाया हो, या शायद उसने मीना की हत्या की हो जिससे हर व्यक्ति को राहत मिल गई हो। लेकिन हरमाइनी के चेहरे पर आए दिलचस्पी के भाव देखकर हैरी समझ गया कि वो भी वही सोच रही थी जो वो सोच रहा था। रॉन ने उन दोनों के चेहरे के भावों को देखा और फिर बोला, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? हैरी बोला, देखो, रहस्यमयी तहखाना 50 साल पहले खुला था, है ना? मेलफॉय ने यही बताया था। और ये डायरी भी 50 साल पुरानी है। तो अरे रॉन, नींद से जागो जरा। हम ये बात जानते हैं कि जिसने पिछली बार तहखाना खोला था उसे 50 साल पहले स्कूल से निकाल दिया गया था। हम ये भी जानते हैं कि इस टीएम रिडल को विशेष सेवाओं के लिए कोई पुरस्कार मिला था 50 साल पहले। तो क्या ये नहीं हो सकता कि नाग शक्ति के वारिस को पकड़ने के लिए ही इस रिडल को पुरस्कार दिया गया हो? उसकी डायरी शायद हमें हर बात बता सकती है कि वो तहखाना कहाँ है, उसे कैसे खोला जाता है और उसमें किस तरह का भयानक जानवर रहता है। इस बार जो हमले कर रहा है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि ये डायरी आसपास पड़ी रहे, है कि नहीं? रॉन बोला, बहुत बढ़िया कल्पना है ये, लेकिन बस इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। इस डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन हरमाइनी उसकी बात पर ध्यान दिए बिना अपने बैग से छड़ी निकाल रही थी। हो सकता है इसमें अदृश्य स्याही से कुछ लिखा हो, उसने कहा और छड़ी से डायरी को 3 बार ठोका और कहा, प्रकट भव। कुछ नहीं हुआ। हरमाइनी ने बैग में दोबारा हाथ डाला और एक चीज बाहर निकाली जो मिटाने वाले चमकते लाल रबर की तरह दिख रही थी। ये छुपी हुई चीजों को भी प्रकट कर देता है। मुझे ये छूमंतर गली में मिला था। उसने 1 जनवरी पर कसकर उस रबर से रगड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रॉन फिर से बोला, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, जब उसमें कुछ है ही नहीं तो तुम्हें मिलेगा कैसे? अब देखो, हुआ ये होगा कि रिडल को क्रिसमस पर तोहफे में एक डायरी मिली होगी जिसमें उसने कभी कुछ लिखने का कष्ट नहीं किया होगा। बस। अगला भाग। हैरी खुद को भी ये समझा नहीं पा रहा था कि उसने रिडल की डायरी फेंक क्यों नहीं दी। हालांकि वो जानता था कि डायरी कोरी थी, लेकिन वो अनजाने में ही इसे उठाकर जब तब इसके पन्ने पलटता रहता, जैसे ये कोई ऐसी कहानी हो जिसे वो पूरा करना चाहता हो। हालांकि हैरी को विश्वास था कि उसने टीएम रिडल का नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे रिडल उसके बचपन का दोस्त हो जिसे वो भूल गया था। इसीलिए उसने संकल्प कर लिया था कि वो रिडल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करेगा। और इसीलिए अगले दिन क्लासों के बीच के खाली समय में वो रिडल को मिले उस विशेष पुरस्कार को देखने के लिए ट्रॉफी रूम की तरफ चल दिया। उसके साथ उत्सुक हरमाइनी और हताश रॉन भी थे। रिडल की चमकती सुनहरी शील्ड एक कोने वाली अलमारी में रखी थी। इसमें यह जानकारी नहीं थी कि उसे ये शील्ड क्यों दी गई थी। बहरहाल उन्हें रिडल का नाम जादूगरों की मेरिट लिस्ट के पुराने मेडल पर मिला और वो पूर्व हेड बॉयज की सूची में भी था। रॉन अपनी नाक को नफरत से सिकोड़ते हुए बोला, ऐसा लगता है कि वो पर्सी जैसा आदमी होगा, प्रीफेक्ट, हेड बॉय और शायद हर सब्जेक्ट में अव्वल। ओह, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हर सब्जेक्ट में अव्वल आना कोई बुरी बात हो, हरमाइनी ने थोड़ा आहत स्वर में कहा। अगला भाग। हॉगवर्ट्स में सूरज दोबारा धीमे धीमे चमकने लगा था। महल के भीतर का माहौल अब अधिक आशा भरा हो चला था।
जस्टिन और निक पर हुए हमलों के बाद से किसी पर हमला नहीं हुआ था और मैडम पॉम्फ्री ने खुशी खुशी ये बताया था कि मंत्र कवच अब तुनक मिजाज और गोपनीय होते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये था कि वो तेजी से अपना बचपन छोड़ रहे थे। एक दोपहर हैरी ने सुना कि मैडम पॉम्फ्री फिल्च को नरमी भरे अंदाज में बता रही थीं, जैसे ही मंत्र कवचों के मुहासे दूर हो जाएंगे हम उनको दूसरे गमले में गाड़ देंगे और उसके बाद जल्दी ही हम उनको काट कर उनका काढ़ा बना लेंगे। तुम्हें मिसेज नॉरिस बहुत जल्दी वापस मिल जाएंगी। हैरी ने सोचा कि शायद नाग शक्ति के वारिस की हिम्मत जवाब दे गई थी। रहस्यमयी तहखाना खोलना दिनों दिन अधिक खतरनाक होता जा रहा था, क्योंकि स्कूल में सब लोग सतर्क और सावधान थे। शायद भयानक जानवर एक बार फिर से 50 साल की नींद में सो गया था। मेहनतकश हाउस का अर्नी मैकमिलन इस विचार को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे अब भी पूरा यकीन था कि हैरी ही दोषी था और उसने युद्ध कला प्रशिक्षण के दौरान गलती से अपना भांडा खुद फोड़ दिया था। पीव्स भी माहौल को नहीं सुधार रहा था। वो भीड़ भरे गलियारों में अचानक टपक पड़ता था और अरे पॉटर तुम तो हो गड़बड़ पॉटर गाना गाने लगता था। आजकल तो वो इसके साथ साथ नाचने भी लगा था। गिलरॉय लॉकहार्ट का ये सोचना था कि हमले उन्हीं की वजह से रुके हैं। जब गरुड़द्वार हाउस के विद्यार्थी एक दिन रूप परिवर्तन की क्लास में जाने के लिए लाइन बना रहे थे, तब हैरी ने सुना कि लॉकहार्ट प्रोफेसर मैकगोनागल से कह रहे थे, मिनर्वा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई समस्या होगी। मैं सोचता हूँ कि इस बार तहखाना हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अपराधी को पता चल गया होगा कि अगर उसने हमले बंद नहीं किए तो मैं जल्दी ही उसे पकड़ लूंगा, और इसीलिए उसने मेरा सामना करने की बजाय हमले बंद करने में ही अपनी भलाई समझी। अब तो बस स्कूल में सबका मनोबल बढ़ाने और पिछली बुरी यादों को भुला देने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लॉकहार्ट का स्कूल का मनोबल बढ़ाने वाला विचार 14 फरवरी की सुबह नाश्ते के समय सबके सामने आया। हैरी उस रात ठीक से नहीं सो पाया था, क्योंकि पिछली रात उनकी क्विडिच प्रैक्टिस देर तक चली थी। सुबह जब वो थोड़ी देर से नीचे उतरकर बड़े हॉल में आया तो एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे वो गलत दरवाजे में घुस गया था। चारों तरफ की दीवारें बड़े बड़े चटक गुलाबी फूलों से ढकी थीं। इससे भी बुरी बात ये थी कि हल्की नीली छत से दिल के आकार के छोटे छोटे रंगीन कागज गिर रहे थे। जब हैरी गरुड़द्वार की टेबल के पास पहुंचा तो रॉन बीमारों जैसी शक्ल बनाकर बैठा था और हरमायनी जबरन ही कर रही थी। ये सब क्या हो रहा है? हैरी ने बैठते हुए और अपने नाश्ते पर गिरे रंगीन कागजों को दूर हटाते हुए पूछा। रॉन ने टीचर्स की टेबल की तरफ इशारा किया। वो इतना अधिक विचलित था कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। फूलों के रंग की तरह ही चटक गुलाबी कपड़े पहने लॉकहार्ट विद्यार्थियों को शांत करने के लिए हाथ लहरा रहे थे। उनके दोनों तरफ बैठे टीचर्स के चेहरे भावहीन थे। प्रोफेसर मैकगोनागल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में उन्होंने जबड़े भींच रखे हों। स्नेप की शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें हड्डी बढ़ाने वाले काढ़े का एक बड़ा गिलास अभी अभी पिला दिया हो। लॉकहार्ट चिल्लाए, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और मैं उन 46 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझे अब तक वैलेंटाइन कार्ड भेज चुके हैं। हाँ, मैंने आप सबको ये छोटा सा आश्चर्यजनक तोहफा देने की गुस्ताखी की है, और ये तोहफा यहीं खत्म नहीं होता। लॉकहार्ट ने ताली बजाई और दरवाजे से 1 दर्जन बदमिजाज से दिखने वाले बौने अंदर आ गए। ये सामान्य बौने नहीं थे। लॉकहार्ट ने उन सबको सुनहरे पंख और वाद्य यंत्र दे रखे थे। ये हैं कार्ड ले जाने वाले दोस्ताना कामदेव। ये लोग आज स्कूल में आपके वैलेंटाइन संदेश बांटेंगे। आनंद और मौज मस्ती यहीं पर खत्म नहीं होती। मुझे विश्वास है कि इस अवसर पर मेरे सहयोगी भी बड़े जोश के साथ इसमें शामिल होना चाहेंगे। आप प्रोफेसर स्नेप से ये क्यों नहीं पूछते कि प्रेम का काढ़ा कैसे बनाया जाता है? और जब बात उठी है तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज तक जितने जादूगरों से मिला हूं, प्रोफेसर फ्लिटविक मोहपाश के सम्मोहन मंत्र के बारे में उन सब से ज्यादा जानते हैं। वे बड़े ही छुपे रुस्तम हैं। प्रोफेसर फ्लिटविक ने शर्म के मारे चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। स्नेप के चेहरे पर तो ऐसे स्पष्ट भाव दिख रहे थे कि जो पहला विद्यार्थी उनसे प्रेम का काढ़ा बनाने की विधि पूछेगा उसे वो जबरदस्ती जहर पिला देंगे। हरमायनी, जरा सच सच बताना, लॉकहार्ट को कार्ड भेजने वाले उन 46 लोगों में कहीं तुम भी तो शामिल नहीं हो? रॉन ने पूछा जब वे अपने पहले पीरियड में जाने के लिए बड़े हॉल से बाहर निकले। हरमायनी अचानक अपने बैग में टाइम टेबल खोजने में बहुत रुचि लेने लगी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। पूरे दिन बौने उनकी क्लासों में वैलेंटाइन कार्ड बांटने के लिए अंदर घुसते रहे।
इस बात से टीचर्स खास खुश नहीं दिख रहे थे और देर दोपहर को जब गरुड़ द्वार के विद्यार्थी सम्मोहन की क्लास में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब उनमें से एक बौने ने हैरी को पकड़ लिया। ओए तुम! अरे हैरी पॉटर! एक मनहूस शक्ल वाला बौना चिल्लाया। फिर उस बौने ने विद्यार्थियों को अपनी कोहनी से धक्का मारा ताकि वो जल्दी से हैरी के पास पहुंच जाए। ये सोचकर हैरी का दिमाग भन्ना गया कि उसे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सामने वैलेंटाइन कार्ड दिया जा रहा है, जिनमें जीनी वीजली भी शामिल है। उसने बौने से बच निकलने की कोशिश की, लेकिन बौने ने उसे पकड़ लिया। अपने वाद्य यंत्र को खतरनाक तरीके से बजाते हुए वो बोला, मेरे पास एक संगीतमय संदेश है जो मुझे हैरी पॉटर को पर्सनली देना है। देखो, यहाँ पर नहीं। हैरी बचने की कोशिश करते हुए गुर्राया। बौना घुरघुराया, चुपचाप खड़े रहो। अरे जाने दो मुझे। लेकिन बौने ने उसका बैग पकड़ लिया और खींचतान में कड़ाक की एक जोरदार आवाज के साथ वो बैग फट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके किताबें, छड़ी, पार्चमेंट और पंखदार कलम फर्श पर बिखर गए। यही नहीं, उसकी स्याही की बोतल भी फूट गई और सारे सामान पर स्याही फैल गई। हैरी तेजी से अपना सारा सामान उठाने लगा ताकि बौने के गाना शुरू करने से पहले ही वो उसे समेट ले। गलियारे में आते जाते विद्यार्थी ठहर कर अब ये तमाशा देखने लगे थे। ड्रेको मैल्फॉय की रूखी धीमी आवाज आई, यहाँ क्या हो रहा है? हैरी ने फटाफट हर चीज को अपने फटे बैग में ठूंसना शुरू किया। इससे पहले कि मैल्फॉय उसका संगीतमय वैलेंटाइन संदेश सुन पाए, हैरी वहां से भाग जाना चाहता था। यहाँ पर भीड़ क्यों जमा है? एक और परिचित आवाज आई। पर्सी वीजली भी वहां पहुंच चुका था। हैरी ने अब अपना दिमागी संतुलन खो दिया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बौने ने घुटनों के पास से पकड़कर उसे धड़ाम से फर्श पर गिरा दिया। फिर वो हैरी के टखनों पर बैठ गया और बोला, अब ठीक है, ये रहा तुम्हारा संगीतमय वैलेंटाइन संदेश। तुम्हारी आंखें मेंढक जितनी हरी हैं, तुम्हारे बाल ब्लैकबोर्ड जैसे काले हैं। मेरी इच्छा है कि देवता जैसे दिखने वाले तुम मेरे होते। तुम ही तो हो वो हीरो जिसने शैतानी जादूगर को हराया है। इस वक्त हैरी वहां से गायब होने के लिए ग्रिनगॉट में रखा अपना सारा सोना देने को भी तैयार हो गया होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। बाकी सबके साथ उसने भी साहसपूर्वक हंसने की कोशिश की और उठकर खड़ा हो गया। बौने के वजन के कारण उसके पैर सुन्न हो गए थे। पर्सी ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, जिसमें से कुछ लोग तो इतने ज्यादा हंस रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। यहाँ से जाओ, चलो, घंटी बज चुकी है। अपनी अपनी क्लास में जाओ सब लोग, जल्दी करो। और तुम भी मैल्फॉय, पर्सी ने लोगों को वहां से भगाते हुए कहा। हैरी ने मैल्फॉय को झुककर कुछ उठाते देखा। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए क्रैब और गॉयल को वो चीज दिखाई। हैरी ने देखा कि उसके हाथ में रिडल की डायरी थी। वो बोला, मेरी डायरी वापस कर दो। जरा देखें तो सही, आखिर पॉटर ने इसमें क्या लिखा है। जाहिर है कि मैल्फॉय कवर पर लिखे साल को नहीं देख पाया था और यही समझ रहा था कि ये हैरी की डायरी है। वहां मौजूद सभी लोग खामोश हो गए। जीनी कभी डायरी को तो कभी हैरी को देख रही थी और आतंकित सी लग रही थी। पर्सी सख्ती से बोला, मैल्फॉय, डायरी वापस कर दो। पहले मैं इसे देख तो लूं। देखो, स्कूल के प्रीफेक्ट होने के नाते। लेकिन इससे पहले कि पर्सी अपना वाक्य पूरा करता, हैरी अपना आपा खो चुका था। उसने अपनी छड़ी निकाली और चिल्लाया, निरस्त्र भव। और जिस तरह स्नेप के मंत्र से लॉकहार्ट की छड़ी छूट गई थी, उसी तरह मैल्फॉय के हाथ से भी डायरी छूटकर हवा में उछल गई। रॉन ने मुस्कुराते हुए उसे लपक लिया। पर्सी जोर से बोला, हैरी, गलियारों में जादू करना मना है। मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। लेकिन हैरी को कोई परवाह नहीं थी। उसने मैल्फॉय को नीचा दिखा दिया था और इसके लिए वो गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट किसी भी दिन गंवाने के लिए तैयार था। मैल्फॉय बौखला गया। जब जीनी अपनी क्लास में जाने के लिए उसके पास से गुजरी तो वो पीछे से चिल्लाया, मुझे नहीं लगता कि पॉटर को तुम्हारा वैलेंटाइन कुछ खास पसंद आया है। जीनी ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और भागकर क्लास में चली गई। गुर्राते हुए रॉन ने अपनी छड़ी निकाल ली, लेकिन हैरी ने उसे दूर खींच लिया। वो नहीं चाहता था कि रॉन सम्मोहन की क्लास में घोंघे उगलता रहे। जब तक वे प्रोफेसर फ्लिटविक की क्लास में नहीं पहुंच गए, तब तक हैरी ने रिडल की डायरी पर खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसने एक खास बात पर गौर किया। उसकी बाकी किताबें लाल स्याही में नहा गई थीं, लेकिन वो डायरी उतनी ही साफ थी जितनी स्याही की बोतल फैलने से पहले थी। उसने रॉन को ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन रॉन एक बार फिर अपनी छड़ी के साथ जूझ रहा था। उसकी छड़ी के सिरे से बड़े बैंगनी बुलबुले निकलने लगे थे और वो किसी भी दूसरी चीज में ज्यादा रुचि नहीं ले रहा था।
अगला भाग। उस रात हैरी अपने कमरे में सबसे पहले बिस्तर पर गया। कुछ हद तक इसका कारण ये था कि वो फ्रेड और जॉर्ज के गीत "तुम्हारी आंखें मेंढक जितनी हरी हैं" को एक बार और नहीं सुनना चाहता था, और कुछ हद तक इसका कारण ये भी था कि वो एक बार फिर रिडल की डायरी की जांच करना चाहता था। वो जानता था कि रॉन को ये करना समय की बर्बादी लगेगा। वो अपने बिस्तर पर बैठकर डायरी के कोरे पन्ने पलटने लगा। किसी भी पन्ने पर लाल स्याही का निशान तक नहीं था। उसने अपने बिस्तर के पास वाले कैबिनेट से स्याही की एक नई बोतल निकाली, उसमें अपनी कलम डुबाई और डायरी के पहले पन्ने पर एक बूंद स्याही टपका दी। वो स्याही कागज पर एक पल के लिए चमकी और फिर गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे पन्ने ने उसे सोख लिया हो। रोमांचित होकर हैरी ने अपनी कलम फिर से स्याही में डुबाई और लिखा, "मेरा नाम हैरी पॉटर है।" ये शब्द कुछ ही पल तक पन्ने पर उभरे रहे, फिर वे भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। और फिर आखिरकार कुछ हुआ। पेज पर उसी की स्याही में ऐसे शब्द उभर आए जिन्हें हैरी ने कभी नहीं लिखा था। हेलो, हेलो हैरी पॉटर, मेरा नाम टॉम रिडल है। तुम्हें मेरी डायरी कैसे मिली? वे शब्द भी गायब हो गए, लेकिन तभी जब हैरी ने दोबारा ये लिखना शुरू किया। किसी ने इसे टॉयलेट में फेंक कर बहाने की कोशिश की थी। अब वो रिडल के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जवाब आया। ये बहुत अच्छा रहा कि मैंने अपनी यादें स्याही से ज्यादा स्थायी तरीके से सुरक्षित रखी हैं, परंतु मैं जानता था कि ऐसे लोग होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि इस डायरी को पढ़ा जाए। तुम्हारा मतलब क्या है? हैरी ने लिखा। जवाब आया, मेरा मतलब है कि इस डायरी में भयानक घटनाओं की यादें सुरक्षित हैं। ऐसी घटनाएं जिन पर अब पर्दा डाल दिया गया है। ऐसी घटनाएं जो हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र के विद्यालय में हुई थीं। हैरी ने जल्दी से लिखा, मैं भी यहीं पर हूँ। मैं हॉगवर्ट्स में पढ़ता हूँ और यहाँ पर भयानक घटनाएं घट रही हैं। क्या तुम रहस्यमयी तहखाने के बारे में कुछ जानते हो? इस बार रिडल का जवाब जल्दी आया। उसकी लिखाई थोड़ी कम सुंदर हो गई, जैसे वो हैरी को जल्दी से सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हो। निश्चित रूप से मैं रहस्यमयी तहखाने के बारे में जानता हूँ। मेरे ज़माने में लोग हमसे कहते थे कि ये एक काल्पनिक कहानी है और ऐसा कोई तहखाना नहीं है, लेकिन ये झूठ था। जब मैं 5th ईयर में था तब तहखाना खुला था और भयानक जानवर ने कई विद्यार्थियों पर हमला किया था। यही नहीं, उसने एक लड़की को तो मार भी डाला था। तहखाना खोलने वाले को मैंने ही पकड़ा था। इसके लिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन हेडमास्टर प्रोफेसर डिपेट को इस बात पर शर्म आ रही थी कि इस तरह की घटना हॉगवर्ट्स में हुई थी, इसलिए उन्होंने मुझे सच्चाई बताने से रोक दिया। एक कहानी गढ़ी गई कि लड़की संयोग से एक दुर्घटना में मर गई थी। उन्होंने मेरे योगदान के लिए मुझे एक सुंदर चमकती नक्काशीदार ट्रॉफी दी, साथ ही मुझे अपना मुंह बंद रखने की चेतावनी भी दी। लेकिन मैं जानता था कि ये दोबारा हो सकता है। भयानक जानवर जिंदा था और जिस व्यक्ति के पास इसे आज़ाद करने की शक्ति थी उसे जेल नहीं भेजा गया था। इसका जवाब लिखने की जल्दबाजी में हैरी ने अपनी स्याही की बोतल करीब करीब गिरा ही दी। उसने लिखा, ये अब दोबारा हो रहा है। 3 हमले हो चुके हैं और कोई नहीं जानता कि इनके पीछे किसका हाथ है। पिछली बार हमले किसने किए थे? इस बार रिडल का जवाब आया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब दिखा भी सकता हूँ। तुम्हें मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। जिस रात को मैंने उसे पकड़ा था, मैं तुम्हें उस रात की अपनी याद के भीतर ले जा सकता हूँ। हैरी थोड़ा झिझका। उसकी कलम डायरी के ऊपर लटकी रह गई। रिडल का क्या मतलब था आखिर? कोई किसी दूसरे की याद के भीतर कैसे जा सकता है? उसने घबराहट में कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, जो अब अंधेरे की वजह से धुंधला दिख रहा था। जब उसने पलटकर डायरी की तरफ देखा तो उसे नए अक्षर उभरते दिखे। मैं चाहता हूँ कि तुम ये देखो, मुझे दिखाने दो इसे। हैरी एक पल रुका और फिर उसने बस 2 शब्द लिख दिए, ठीक है। और फिर डायरी के पन्ने अचानक फड़फड़ाने लगे, जैसे तेज हवा में उड़ रहे हों। वे जून के महीने के बीच में आकर रुक गए। खुले मुंह से हैरी ने 13 जून के छोटे से चौखाने को एक छोटी सी टेलीविजन स्क्रीन में बदलते देखा। के हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने डायरी उठाकर अपनी आंख से सटा ली। अब उसकी आंख उस छोटी सी खिड़की में से अंदर झांक रही थी और इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा था, वो आगे की तरफ झूलने लगा। खिड़की चौड़ी होती जा रही थी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर बिस्तर से उठकर खिड़की से होता हुआ रंग और छाया के बवंडर में पहुंच गया हो। फिर उसे अपने पैर ठोस जमीन पर पड़ते महसूस हुए। वो कांपता हुआ खड़ा रहा। धीरे धीरे उसके चारों तरफ की धुंध छटी और हर चीज साफ नजर आने लगी। हैरी तुरंत समझ गया कि वो कहाँ था।
सोती हुई तस्वीरों वाला ये गोल कमरा डम्बलडोर का ऑफिस था, लेकिन यहाँ डेस्क के पीछे डम्बलडोर नहीं बल्कि एक झुर्रीदार चेहरे वाला एक दुबला जादूगर बैठा हुआ था। थोड़े बहुत सफ़ेद बालों को छोड़कर उसका बाकी सिर गंजा था और वो मोमबत्ती की रोशनी में एक खत पढ़ रहा था। हैरी ने इस जादूगर को पहले कभी नहीं देखा था। उसने कांपते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा सर, मैं बीच में बाधा नहीं डालना चाहता था। लेकिन जादूगर ने नजरें तक नहीं उठाईं। वो पहले की तरह अपना खत पढ़ता रहा। हैरी टेबल के पास आया और अटकते हुए बोला, मैं अभी चला जाऊंगा, क्या मैं जाऊं? जादूगर ने अब भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हैरी की बात सुनी ही ना हो। ये सोचते हुए कि शायद वो जादूगर बहरा है, हैरी ने अपनी आवाज़ ऊंची की, माफ़ कीजिएगा सर, मैंने आपके काम में बाधा डाली, अब मैं जाता हूँ। जादूगर ने आह भरते हुए खत मोड़ा, फिर उठकर खड़ा हुआ और हैरी की तरफ देखे बिना उसके पास से गुजर गया और खिड़की के पर्दे खोल दिए। खिड़की के बाहर आसमान एकदम लाल था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज छुपने ही वाला हो। जादूगर वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया और दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने अंगूठे चटकाने लगा। हैरी ने ऑफिस में चारों तरफ देखा। वहां पर ना तो ज्वाला नाम का फीनिक्स पक्षी था, ना ही आवाज करने वाले चांदी के यंत्र। ये रिडल के जमाने का हॉगवर्ट्स था। इसका मतलब था कि ये अनजान जादूगर उस समय का हेडमास्टर था, जैसे डम्बलडोर इस समय है। इसका मतलब ये भी था कि वो यानी हैरी एक छाया से अधिक कुछ नहीं था जो 50 साल पहले के लोगों को दिखाई नहीं दे सकता था। ऑफिस के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी और बूढ़े जादूगर ने धीमे से कहा, अंदर आ जाओ। करीब 16 साल का एक लड़का अपनी नुकीली टोपी उतारते हुए अंदर आया। उसके सीने पर प्रीफेक्ट का चांदी का बैज चमक रहा था। वो हैरी से लंबा था, लेकिन उसके बाल भी गहरे काले थे। ओह रिडल, आपने मुझे बुलाया सर? रिडल बोला। वो थोड़ा घबराया दिख रहा था। हेडमास्टर डिपेट ने कहा, बैठ जाओ, मैं अभी वो खत पढ़ रहा था जो तुमने मुझे भेजा था। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये संभव नहीं है कि मैं तुम्हें गर्मियों में स्कूल में रुकने की इजाज़त दे दूं। निश्चित रूप से तुम छुट्टियों में तो अपने घर जाना ही चाहोगे। रिडल ने तुरंत कहा, नहीं सर, मैं तो हॉगवर्ट्स में ही रुकना चाहूँगा, बजाय उस जगह के। मेरे ख्याल से तुम छुट्टियों के दौरान किसी मगलू अनाथालय में रहते हो ना? डिपेट ने जिज्ञासा से पूछा। जी हाँ सर। तुम्हारे माता पिता मगलू थे? मेरे पिता मगलू थे सर, और माँ जादूगरनी। और क्या तुम्हारे माता पिता दोनों ही? जी सर, मेरी माँ तो मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही मर गई थीं। अनाथालय वालों ने मुझे बताया कि वे सिर्फ मेरा नाम रखने तक ही जिंदा रहीं। मेरे पिता के नाम पर टॉम और मेरे दादा के नाम पर मार्वोलो। डिपेट ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, देखो टॉम, बात यह है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास इंतज़ाम कर सकता था, लेकिन फ़िलहाल जो परिस्थितियां हैं उनमें। ओह समझा, आपका मतलब ये है सर कि इन हमलों की वजह से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही हैरी का दिल उछल पड़ा। वो थोड़ा और करीब खिसक गया ताकि एक भी शब्द सुनने से रह न जाए। हेडमास्टर बोले, बिल्कुल ठीक कहा मेरे प्यारे बच्चे। तुम समझ सकते हो कि ऐसे माहौल में तुम्हें छुट्टियों में महल में रहने की इजाज़त देना कितना बेवकूफ़ी भरा होगा, खासकर हाल ही में हुई दुर्घटना के बाद जिसमें उस बेचारी लड़की की मौत हो गई। तुम अपने अनाथालय में ही ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। सच तो ये है टॉम कि जादू मंत्रालय अब स्कूल बंद करने के बारे में सोच रहा है, और हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि इस अप्रिय घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। रिडल की आंखें चौड़ी हो गईं। सर, अगर अपराधी पकड़ा जाए, अगर ये सब बंद हो जाए, तब तो। तुम्हारा मतलब क्या है टॉम? क्या तुम इन हमलों के बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, रिडल ने जल्दी से कहा। लेकिन हैरी को पूरा यकीन था कि ये नहीं ठीक उसी तरह की थी जैसी उसने डम्बलडोर से कही थी। डिपेट थोड़ा निराश दिखते हुए दोबारा से टिक कर बैठ गए। तुम जा सकते हो टॉम। रिडल अपनी कुर्सी से उठा और पैर घसीटते हुए बाहर चला गया। हैरी उसके पीछे पीछे था। स्वचालित घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए वे नीचे उतरे और अंधेरे गलियारे में जानवर की मूर्ति के पास पहुंचे। रिडल रुका और हैरी भी रुक गया। रिडल इस वक्त गंभीरता से कुछ सोच रहा था। वो अपने होंठ काट रहा था और उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। फिर ऐसा लगा जैसे वो अचानक किसी फैसले पर पहुंच गया हो। इसके बाद वो तेज कदमों से चल दिया। हैरी लगातार उसके पीछे था। जब तक वे प्रवेश हॉल में नहीं पहुंच गए, तब तक उन्हें रास्ते में और कोई नहीं दिखाई दिया। संगमरमर की सीढ़ियों से लंबे, लहराते और सुनहरे बालों और दाढ़ी वाले एक लंबे जादूगर ने रिडल को आवाज़ दी, टॉम, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों भटक रहे हो?
हैरी उस जादूगर को घूरता ही रह गया। वे कोई और नहीं बल्कि 50 साल पहले के युवा डम्बलडोर थे। रिडल ने कहा, मैं हेडमास्टर से मिलने गया था सर। ठीक है, अब जल्दी से अपने बिस्तर पर जाओ। बेहतर होगा कि इन दिनों गलियारों में ना घूमा जाए, खास तौर पर जब से उस डम्बलडोर ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी और फिर रिडल को ठीक उसी तरह की पैनी नज़र से घूरा जिस तरह की नज़र से वे हैरी को भी कई बार देख चुके थे। रिडल ने उन्हें गुड नाइट कहा और चल दिया। डम्बलडोर भी मुड़कर वापस चले गए। जब डम्बलडोर नज़रों से ओझल हो गए तब रिडल तेज कदमों से चलते हुए तहखाने तक जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां उतर गया। हैरी उसके पीछे तेजी से चलता जा रहा था, लेकिन हैरी को थोड़ी निराशा हुई जब रिडल उसे किसी छुपे रास्ते या खुफिया सुरंग में ना ले जाकर उसी तहखाने में ले गया जिसमें इन दिनों स्नेप की काढ़े की क्लासें लगती थीं। यहाँ पर मशालें नहीं जल रही थीं और जब रिडल ने दरवाज़ा बंद कर लिया तो हैरी को रिडल के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा था। वो दरवाजे के पास खड़ा बाहर के गलियारे को देखता रहा। हैरी को लगा जैसे वो कम से कम 1 घंटे तक वहां खड़े रहे हों। रिडल बिल्कुल चुपचाप खड़ा पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। काफी देर के बाद दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कोई उस गलियारे में रेंग रहा था। आवाजें सुनकर हैरी ने अंदाजा लगाया कि वो जो भी था उस तहखाने से आगे निकल गया था जहां वो और रिडल छुपे थे। रिडल बिना कोई आवाज किए धीरे से दरवाजे से निकला और उस आवाज का पीछा करने लगा। हैरी भी उसके पीछे दबे पांव चल रहा था। वो ये बात भूल ही गया था कि वे लोग उसकी आवाज नहीं सुन सकते थे। करीब 5 मिनट तक कदमों की आहट का पीछा करने के बाद रिडल अचानक रुका। उसका सिर नई आवाजों की दिशा में मुड़ गया। हैरी को किसी दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी और फिर किसी की फुसफुसाहट। चलो, तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाना पड़ेगा, इसी समय चलो, बक्से में। हैरी को यह आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। रिडल अचानक मोड़ पर से कूदकर सामने पहुंचा। हैरी उसके पीछे था। उसे अंधेरे में एक भीमकाय बच्चे की आकृति दिख रही थी जो एक खुले दरवाजे के सामने झुका था और उसके पास एक बड़ा बक्सा रखा था। रिडल ने तीखे स्वर में कहा, गुड इवनिंग रूबियस। भीमकाय लड़के ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया और तनकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो टॉम? रिडल आगे बढ़ा और बोला, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है रूबियस। मैं तुम्हें पकड़वाने वाला हूँ, क्योंकि अगर हमले नहीं रुके तो हॉगवर्ट्स बंद हो जाएगा। तुम ये क्या कह रहे हो टॉम? मुझे नहीं लगता कि तुम किसी की जान लेना चाहते थे रूबियस, लेकिन भयानक जानवरों को पालतू बनाकर नहीं रखा जाता। मुझे लगता है कि तुमने सिर्फ उसे घुमाने फिराने के लिए बाहर निकाला होगा लेकिन इसने किसी को भी नहीं मारा है टॉम। भीमकाय लड़के ने बंद दरवाजे से टिकते हुए कहा। रिडल थोड़ा और आगे बढ़ते हुए बोला, देखो रूबियस, जिस लड़की की मौत हुई है उसके माता पिता कल यहाँ आएंगे, तो हॉगवर्ट्स कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि उस जानवर की हत्या कर दे जिसने उनकी लड़की को मारा है। भीमकाय लड़का गरजा, ये काम उसने नहीं किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं। एक तरफ हट जाओ रूबियस, रिडल अपनी छड़ी बाहर निकालते हुए बोला। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा जिससे गलियारे में अचानक रोशनी भर गई। भीमकाय लड़के के पीछे वाला दरवाजा इतनी तेजी से खुला कि वो दूसरी तरफ की दीवार से जाकर टकराया और उस दरवाजे से ऐसा जानवर बाहर निकला जिसे देखकर हैरी के मुंह से एक लंबी तेज चीख निकल गई जिसे उसके अलावा किसी ने नहीं सुना। ये एक विशाल रेंगने वाला बालों वाला जानवर था। उसके बहुत से काले पैर थे, कई आंखें थीं जो चमक रही थीं और उसके मुंह के सामने ब्लेड जैसी पैनी कई चिमटियां थीं। रिडल ने अपनी छड़ी दोबारा उठाई, लेकिन उसे देर हो गई थी। जानवर उसे गिराकर गलियारे में भागा और नजरों से ओझल हो गया। रिडल उछलकर खड़ा हुआ और पीछे से उस जानवर को देखता रहा। उसने मंत्र पढ़ने के लिए अपनी छड़ी उठाई, लेकिन भीमकाय लड़का नहीं चीखते हुए उस पर कूद पड़ा और उसकी छड़ी पकड़ते हुए उसे पीठ के बल गिरा दिया। और इसके बाद ये दृश्य घूमने लगा। हैरी की आंखों के सामने अब घुप अंधेरा था। उसे महसूस हुआ जैसे वो गिर रहा हो और फिर वो धड़ाम से गरुड़द्वार टॉवर के कमरे में बने अपने बिस्तर पर गिर गया। रिडल की डायरी उसके पेट पर खुली पड़ी थी। इससे पहले कि वो अपनी सांसों को ठीक कर पाता, कमरे का दरवाजा खुला और रॉन अंदर आया। तो तुम जाग रहे हो हैरी? हैरी तनकर बैठ गया। वो पसीने में लथपथ था और कांपते हुए हाँफ रहा था। ने उसकी हालत देखकर कहा, अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? रॉन, वो हैग्रिड था। 50 साल पहले रहस्यमयी तहखाना हैग्रिड ने खोला था। अध्याय 14। हैरी, रॉन और हरमाइनी तो पहले से ही जानते थे कि दुर्भाग्य से हैग्रिड को बड़े और भयानक जानवर पसंद थे। जिस साल वे हॉगवर्ट्स में पढ़ने आए थे
उसी साल हैग्रिड ने लकड़ी के अपने छोटे से घर में ड्रैगन पालने की कोशिश की थी। इसके अलावा वे उसके 3 सिर वाले विशालकाय कुत्ते फ्लफी को शायद ही कभी भूल पाएंगे। हैरी को यकीन था कि अगर किशोरावस्था में हैग्रिड को ये पता चला हो कि महल में कहीं पर एक भयानक जानवर छुपा है, तो उसे देखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। शायद उसे इस बात पर अफसोस हुआ हो कि बेचारा भयानक जानवर इतने लंबे समय तक बंद रहा है और अब उसे अपने पैर सीधे करने का मौका दिया जाना चाहिए। हैरी कल्पना कर सकता था कि 13 साल के हैग्रिड ने उसे जंजीरों और पट्टों से बांधने की कोशिश भी की होगी, लेकिन साथ ही उसे ये भी पूरा विश्वास था कि हैग्रिड कभी किसी की जान लेने के इरादे से कोई काम नहीं करेगा। हैरी मन ही मन सोच रहा था कि काश उसने ये नहीं पता लगाया होता कि रिडल की डायरी से संदेश कैसे पाया जाए। रॉन और हरमाइनी बार बार उससे पूरी घटना को विस्तार से बताने को कहते थे और फिर उसके बाद वो तीनों उस पर लंबी घुमावदार चर्चाएं भी करते थे। हैरी इस सबसे काफी परेशान हो चुका था। हरमाइनी बोली, हो सकता है रिडल ने गलत आदमी को पकड़ लिया हो, शायद कोई दूसरा भयानक जानवर लोगों पर हमला कर रहा हो। रॉन ने सपाट लहजे में कहा, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर कितने भयानक जानवर रह सकते हैं? हैरी दुखी स्वर में बोला, ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि हैग्रिड को स्कूल से निकाल दिया गया था और पक्का हैग्रिड को निकालने के बाद वो हमले रुक गए होंगे, वरना रिडल को वो पुरस्कार नहीं मिला होता। रॉन ने एक अलग दिशा में जाने की कोशिश की। ये रिडल मुझे बिल्कुल पर्सी की तरह लगता है। उसे हैग्रिड की जासूसी करने के लिए कहा किसने था? हरमाइनी बोली, लेकिन रॉन, उस भयानक जानवर ने किसी की जान ली थी। हैरी बोला, और अगर हॉगवर्ट्स बंद हो जाता तो रिडल को मगलू अनाथालय में रहना पड़ता। मैं उसे इस बात के लिए दोष नहीं दे सकता कि उसने यहाँ रुकने के लिए हैग्रिड को पकड़वाया। रॉन थोड़ा झिझकते हुए बोला, हैरी, उस दिन हैग्रिड तुम्हें शूमंतर गली में मिला था ना? हैरी ने तुरंत हैग्रिड का बचाव करते हुए कहा, अरे वो तो बस घोंघों को मारने वाली दवा खरीद रहा था। तीनों काफी देर चुप बैठे रहे। फिर हरमाइनी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें हैग्रिड के पास जाकर उससे भयानक जानवर के बारे में सवाल पूछना चाहिए? रॉन तुरंत बोला, हाँ, कितना अच्छा लगेगा जब हम जाकर उससे पूछेंगे, हेलो हैग्रिड, हमें बताओ, क्या तुमने किसी बालों वाले भयानक जानवर को हाल ही में महल में छोड़ा है? अंत में उन्होंने फैसला किया कि जब तक कोई और हमला नहीं होगा तब तक वे हैग्रिड से कुछ नहीं पूछेंगे। और जब हैरी को कई दिनों तक वो अदृश्य आवाज सुनाई नहीं दी, ना ही किसी पर हमला हुआ, तो उन्हें लगने लगा कि अब हैग्रिड से कभी इस बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्टिन और सिरकटे निक को बेजान हुए लगभग 4 महीने गुजर चुके थे। अब लगभग सभी लोग ये सोचने लगे थे कि हमलावर हमेशा के लिए मैदान छोड़ चुका था। पीव्स भी आखिरकार अपने अरे पॉटर तुम तो हो गड़बड़ पॉटर वाले गाने से बोर हो गया था। एक दिन जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में अर्नी मैकमिलन ने बड़ी ही विनम्रता से हैरी से कुकुरमुत्तों की बाल्टी मांगी और मार्च में कई मंत्र कवचों ने ग्रीन हाउस नंबर 3 में शोर शराबे वाली एक जोरदार पार्टी मनाई। इससे प्रोफेसर स्प्राउट बहुत खुश हो गईं। उन्होंने हैरी को बताया, जब वे एक दूसरे के गमलों में जाने की कोशिश करने लगेंगे तब हम समझ जाएंगे कि वे पूरी तरह वयस्क हो चुके हैं। फिर हम अस्पताल में पड़े बेजान लोगों को दोबारा होश में ला सकेंगे। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को ईस्टर की छुट्टियों के दौरान सोचने के लिए एक नया विषय मिल गया था। थर्ड ईयर के लिए विषय चुनने का समय अब आ गया था। ये एक ऐसा मामला था जिसे कम से कम हरमाइनी ने बहुत गंभीरता से लिया। इसका हमारे पूरे भविष्य पर प्रभाव पड़ सकता है, उसने हैरी और रॉन से कहा जब वे नए विषयों की सूचियों पर आंखें गड़ाकर उन पर निशान लगा रहे थे। हैरी बोला, मैं तो जादुई काढ़े का विषय छोड़ना चाहता हूँ। रॉन बुझे स्वर में बोला, हम कुछ नहीं छोड़ सकते, सारे पुराने सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे, वरना मैं तो गुप्त कलाओं से रक्षा की पढ़ाई छोड़ देता। हरमाइनी दहशत में आते हुए बोली, लेकिन वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन जैसे लॉकहार्ट इसे पढ़ाते हैं उससे भगवान ही बचाए। मैंने उनसे आज तक कुछ नहीं सीखा सिवाय इसके कि नन्हे पिशाचों को बाहर ना निकाला जाए। नेविल लॉन्गबॉटम के पास उसके परिवार के सभी जादूगरों और जादूगरनियों के खत आए थे जिनमें उसे अलग अलग सलाहें दी गई थी कि वो कौन से सब्जेक्ट चुने। नेविल जीभ बाहर निकालकर दुविधा और चिंता में अपने विषय की सूचियां पढ़ता रहता था और लोगों से पूछता रहता था कि उनके हिसाब से अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन ज्यादा मुश्किल विषय है या पुरानी लिपियों का अध्ययन। हैरी की ही तरह मगलू परिवार में बड़े हुए डीन थॉमस ने तो अंत में अपनी आंखें बंद करके बिना देखे सूची पर छड़ी रख दी थी। इसके बाद उसने उन विषयों को चुन लिया जिन पर वो छड़ी रखी गई थी। हरमाइनी ने किसी की भी सलाह नहीं ली और सारे सब्जेक्ट चुन लिए।
हैरी मन ही मन मुस्कुराया जब उसने सोचा कि अगर वो जादूगरी के कैरियर के बारे में वर्नॉन अंकल और पेटूनिया आंटी से सलाह मांगेगा तो वे लोग क्या कहेंगे। ऐसी बात नहीं थी कि उसे किसी ने भी मार्गदर्शन नहीं दिया। पर्सी वीजली उसे अपने अनुभव का लाभ देने के लिए बड़ा ही उत्सुक था। देखो हैरी, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। अपने भविष्य के बारे में जितनी जल्दी सोच सको उतना ही अच्छा है। इसलिए मैं भविष्य कथन पढ़ने की सलाह देता हूँ। लोग कहते हैं कि मगलुओं का अध्ययन एक कमजोर विकल्प है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ये सोचता हूँ कि जादूगरों के पास गैर जादूगर लोगों की पूरी समझ होनी चाहिए, खासकर तब जब वे उनके करीबी संपर्क में रहकर काम करने के बारे में सोच रहे हों। अब मेरे डैडी को ही देख लो, उन्हें हर समय मगलुओं से संबंधित काम करना पड़ता है। मेरा भाई चार्ली हमेशा से ही बहिर्मुखी किस्म का था और उसे घूमना पसंद था, इसलिए उसने जादुई जीवों की देखभाल का विषय चुना। फैसला करते समय अपनी शक्तियों और अपने टैलेंट के हिसाब से काम करो हैरी। लेकिन हैरी को तो बस एक ही काम अच्छा लगता था और वो था क्विडिच खेलना। अंत में उसने वही नए विषय चुन लिए जो रॉन ने चुने थे, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो उनमें कमजोर भी रहा तो उसकी मदद करने के लिए कम से कम उसके पास कोई दोस्त तो होगा। गरुड़ द्वार का अगला क्विडिच मैच मेहनतकश के खिलाफ होना था। वुड डिनर के बाद हर रात को टीम से प्रैक्टिस करवा रहा था, इसलिए हैरी को क्विडिच और होमवर्क के अलावा किसी भी चीज के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। जब हैरी शनिवार के मैच के पहले वाली शाम को अपने कमरे में अपनी झाड़ू रखने गया, तब वो सोच रहा था कि इस बार गरुड़ द्वार के क्विडिच कप जीतने की जितनी संभावना दिख रही थी उतनी पहले कभी नहीं दिखी थी। लेकिन वो ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाया। कमरे की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर उसे नेविल लॉन्ग बॉटम मिला, जो बौखलाया हुआ दिख रहा था। हैरी, मैं नहीं जानता ये किसने किया, ये तो बस इसी हाल में मुझे मिला था। डरी हुई नजरों से हैरी को देखते हुए नेविल ने धक्का देकर दरवाजा खोला। हैरी के संदूक का सामान हर तरफ बिखरा हुआ था। उसका चोगा जमीन पर पड़ा था। बिस्तर की चादर खींचकर फेंक दी गई थी। पलंग के सिरहाने रखे कैबिनेट की दराज खुली थी। उसका पूरा सामान चटाई पर फैला था। हैरी का मुंह खुला का खुला रह गया और वो एक किताब के कुछ फटे पन्नों पर चलता हुआ बिस्तर के पास तक गया। जब उसने और नेविल ने बिस्तर पर कंबल दोबारा डाले, तभी रॉन, डीन और सीमस अंदर आए। डीन जोर से चिल्लाया, अरे क्या हुआ हैरी? पता नहीं डीन। रॉन ने हैरी के दुशालों की जांच की। उसकी सारी जेबें बाहर की तरफ निकली हुई थीं, जैसे किसी ने तलाशी ली हो। रॉन बोला, कोई यहाँ कुछ ढूंढ रहा था। एक बार चेक करो हैरी, तुम्हारी कोई चीज गायब तो नहीं है। हैरी अपनी सारी चीजें उठाकर संदूक में डालने लगा। जब उसने लॉकहार्ट की आखिरी किताब को भी अंदर डाल दिया, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी कौन सी चीज वहां नहीं थी। उसने धीरे से रॉन से कहा, रिडल की डायरी गायब है। क्या? हैरी ने अपना सिर कमरे के दरवाजे की तरफ करके इशारा किया और रॉन उसके पीछे बाहर निकल आया। गरुड़ द्वार हॉल में पहुंचकर वे हरमाइनी के पास जाकर बैठ गए, जो उस समय अकेली वहां बैठी पुरातन लिपियां फटाफट समझिए नाम की किताब पढ़ रही थी। ये खबर सुनकर हरमाइनी भौचक्की रह गई। लेकिन ये चोरी तो गरुड़ द्वार का कोई विद्यार्थी ही कर सकता है, किसी और को हमारा पासवर्ड मालूम नहीं है। हैरी ने थके स्वर में कहा, हाँ वही तो प्रॉब्लम है। अगला भाग। अगले दिन जब वे उठे तो बाहर सूरज की चमकदार रोशनी फैली थी। वुड ने उत्साह से गरुड़ द्वार की टेबल पर कहा, क्विडिच के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। लो और अंडे खाओ। तुम भी ठीक से खाओ हैरी, तुम्हें अच्छी तरह नाश्ता करना चाहिए। हैरी भीड़ भरी टेबल की तरफ घूरते हुए ये सोच रहा था कि कहीं रिडल की डायरी का नया मालिक उसकी आंखों के ठीक सामने तो नहीं बैठा है। हरमाइनी ने उसे चोरी की रिपोर्ट करने की सलाह दी थी, लेकिन हैरी को ये विचार पसंद नहीं आया। ऐसा करने पर उसे टीचर को डायरी के बारे में सारी बातें बतानी पड़ती। इसके अलावा कितने लोग ये बात जानते थे कि हैग्रिड को 50 साल पहले स्कूल से क्यों निकाला गया था। हैरी इस मामले को दोबारा सबके सामने नहीं लाना चाहता था। जब वो रॉन और हरमाइनी के साथ अपना क्विडिच का सामान उठाने के लिए बड़े हॉल से बाहर आया, तो उसकी चिंताओं की लिस्ट में एक और बहुत गंभीर चिंता जुड़ गई। उसने अभी संगमरमर की सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसे एक बार फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार मार डालो, चीर डालो, फाड़ डालो। वो जोर से चीखा। रॉन और हरमाइनी दोनों ही चौंक पड़े। हैरी पीछे देखते हुए बोला, वही आवाज, मुझे अभी अभी वही आवाज एक बार फिर सुनाई दी। क्या तुम्हें कुछ नहीं सुना? रॉन ने ना में सिर हिलाया, लेकिन हरमाइनी ने अपने माथे पर अपना हाथ ठोकते हुए कहा, मुझे लगता है हैरी, मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मुझे लाइब्रेरी में जाना होगा। और वो लपकते हुए तेजी से सीढ़ियां चढ़ गई। हैरी उलझन में बोला, उसे क्या समझ में आ गया है? पता नहीं हैरी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसे लाइब्रेरी में जाने की क्या जरूरत पड़ गई?
रॉन कंधे उचकाते हुए बोला, क्योंकि हरमाइनी हमेशा यही तो करती है। जब भी कोई डाउट हो, लाइब्रेरी जाओ। हैरी चुपचाप वहीं खड़े होकर उस आवाज को फिर से सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसके पीछे की ओर हॉल से काफी विद्यार्थी बाहर निकल रहे थे और सब जोर जोर से बातें कर रहे थे। क्विडिच की पिच पर जाने के लिए भी बहुत से लोग आ रहे थे, इसलिए कुछ भी सुनना संभव नहीं था। रॉन बोला, बेहतर होगा कि तुम भी बाहर चलो, 11 बज चुके हैं, मैच का समय हो चुका है। हैरी टॉवर में गया, अपने निम्बस 2000 उठाई और मैदान के पार जाने वाले विद्यार्थियों की भीड़ में शामिल हो गया। लेकिन उसका दिमाग अभी भी महल में ही पड़ा था। वो अभी भी अदृश्य आवाज के बारे में सोच रहा था। जोरदार तालियों के बीच दोनों टीमें बाहर पिच पर उतर आईं। ओलिवर वुड ने वार्म अप करते हुए गोल पोस्ट्स के चारों तरफ उड़ान भरी। मैडम हूच ने गेंदें निकाली और हैरी बस अभी अपनी झाड़ू पर चढ़ ही रहा था कि प्रोफेसर मैगोनागल लगभग भागती हुई पिच पर आईं। उनके हाथ में बैंगनी रंग का एक बड़ा सा मेगाफोन था। उन्होंने खचाखच भरे स्टेडियम को मेगाफोन से संबोधित करते हुए कहा, ये मैच रद्द कर दिया गया है। चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ओलिवर वुड को तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हों। वो तुरंत नीचे आया और अपनी झाड़ू से उतरे बिना ही प्रोफेसर मैगोनागल की तरफ भागा। लेकिन प्रोफेसर, हमें तो खेलना है। कप, गरुड़ द्वार। प्रोफेसर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मेगाफोन पर बोलती रहीं, सभी विद्यार्थी अपने अपने हाउस के हॉल में जाएंगे, जहां उनके हाउस के प्रमुख उन्हें पूरी जानकारी देंगे। कृपया जितनी जल्दी पहुंच सकें वहां पहुंच जाएं। फिर उन्होंने हैरी को अपने पास आने का इशारा किया। पॉटर, मैं सोचती हूँ बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो। हैरी ने सोचा कि इस बार वे उस पर संदेह कैसे कर सकती हैं। फिर उसने रॉन को शोर मचाती भीड़ से अलग होते देखा। जब वे महल की तरफ चलने लगे तो रॉन भागकर उनके पास आ गया। हैरी इस बात पर भी हैरान था कि प्रोफेसर ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की। हाँ वीजली, शायद यही बेहतर रहेगा कि तुम भी साथ चलो। उनके चारों तरफ मंडरा रहे कुछ विद्यार्थी मैच रद्द होने पर बड़बड़ा रहे थे, बाकी चिंतित दिख रहे थे। हैरी और रॉन स्कूल की बिल्डिंग तक गए और संगमरमर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। जैसे ही वे अस्पताल के पास पहुंचे तो प्रोफेसर मैगोनागल ने बड़ी ही कोमल आवाज में कहा, इससे तुम्हें बहुत सदमा लगेगा। एक और हमला हुआ है, 2 लोगों पर हमला हुआ है। हैरी का दिल भयानक तरीके से उछलने लगा। प्रोफेसर मैगोनागल ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और वे लोग अंदर घुस गए। मैडम पॉम्फ्री 5th ईयर की घुंघराले बालों वाली लड़की पर झुकी हुई थी। हैरी ने पहचान लिया कि वो चीलघात की थी। इसी लड़की से तो उन्होंने नागशक्ति के हॉल तक जाने का रास्ता पूछा था और उसके पास वाले बिस्तर पर थी हरमाइनी। वो पूरी तरह स्थिर थी, उसकी आंखें खुली थीं और कांच जैसी हो गई थीं। रॉन और हैरी दोनों मुंह बाए देखते रह गए। प्रोफेसर ने बताया, ये दोनों लाइब्रेरी के पास मिली। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों में से कोई इसके बारे में कुछ बता सकता है। इनके पास फर्श पर ये पड़ा मिला था। उनके हाथ में एक छोटा गोल शीशा था। हैरी और रॉन दोनों ने हरमाइनी को घूरते हुए अपना सिर इनकार में हिलाया। प्रोफेसर ने कहा, मैं तुम्हें गरुड़ द्वार टॉवर में ले चलती हूँ। मुझे वैसे भी वहां जाकर विद्यार्थियों से कुछ कहना है। अगला भाग। सभी विद्यार्थी शाम को 6 बजे तक अपने हाउस के हॉल में लौट आएंगे। कोई भी विद्यार्थी उसके बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। हर क्लास के लिए टीचर्स तुमको लेकर जाएंगे। कोई भी विद्यार्थी टीचर के साथ रहे बिना बाथरूम में नहीं जाएगा। क्विडिच के आने वाले सभी ट्रेनिंग्स और मैच स्थगित किए जाते हैं। शाम की सभी गतिविधियां बंद की जाती हैं। हॉल में इकट्ठे गरुड़ द्वार के विद्यार्थियों ने प्रोफेसर मैगोनागल की ये सारी बातें खामोशी से सुनी। शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस समय जितनी दुखी हूँ उतनी पहले कभी नहीं रही। अगर हमलावर पकड़ा नहीं गया तो हो सकता है हमें स्कूल बंद करना पड़े। मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अगर किसी को इन हमलों के बारे में कुछ भी मालूम हो तो वो आकर हमें बता दे। फिर प्रोफेसर तस्वीर के छेद से बाहर निकल गईं। सारे विद्यार्थी आपस में बातें करने लगे। वीजली भाइयों के दोस्त ली जॉर्डन ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, अब तक गरुड़ द्वार के 2 विद्यार्थी बेजान हो चुके हैं और एक भूत भी। चीलघात और मेहनत कश के भी एक विद्यार्थी पर हमला हुआ है। क्या किसी भी टीचर को ये नहीं दिख रहा है कि नाग शक्ति के सारे विद्यार्थी सही सलामत हैं? क्या इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि ये सब नाग शक्ति वाले करवा रहे हैं? वारिस भी नाग शक्ति का है और भयानक जानवर भी नाग शक्ति का ही है। स्कूल बंद करने के बजाय सिर्फ नाग शक्ति के विद्यार्थियों को बाहर निकाल देना चाहिए। सुनने वालों ने सहमति में सिर हिलाया और तालियां बजाई। ली के पीछे पर्सी वीजली एक कुर्सी पर बैठा था। इस बार वो अपने विचार प्रकट करने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो जैसे सदमे में था। जॉर्ज ने धीरे से हैरी को बताया,
पर्सी को बहुत गहरा सदमा लगा है। वो जो चीलघात वाली लड़की है, पेनेलोपी क्लियरवाटर, वो भी प्रीफेक्ट है। मुझे लगता है कि पर्सी ने कभी सोचा ही नहीं था कि भयानक जानवर किसी प्रीफेक्ट पर हमला करने की हिम्मत भी कर सकता है। लेकिन हैरी अधूरे मन से ही बस उसकी बात सुन रहा था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने हरमायनी की तस्वीर आ जाती थी, जो अस्पताल के बिस्तर पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह लेटी थी। और अगर अपराधी जल्दी नहीं पकड़ा गया तो हैरी को सारी जिंदगी डर्सली परिवार के साथ रहने के बारे में सोचना पड़ेगा। टॉम रिडल ने हैग्रिड को सिर्फ इसलिए पकड़वाया था क्योंकि स्कूल बंद होने पर उसे मगलू अनाथालय में जाना पड़ता। हैरी अब समझ रहा था कि बेचारे टॉम को उस वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा। उसने मन ही मन एक निर्णय लिया और रॉन से बोला, हमें जाकर हैग्रिड से बात करनी ही होगी। मुझे यकीन है कि इस बार उसने ये काम नहीं किया होगा, लेकिन अगर उसने भयानक जानवर को पिछली बार खुला छोड़ा था तो वो ये जानता होगा कि रहस्यमयी तहखाने के भीतर कैसे पहुंचा जाता है, और ये जानना हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन हैरी, मैकगोनागल ने कहा था कि क्लासों के बाद हमें अपने टॉवर में ही रुकना पड़ेगा। हाँ, कहा था रॉन, और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे डैडी के अदृश्य चोगे को बाहर निकालने का समय आ गया है। अगला भाग। हैरी को अपने पिता से विरासत में सिर्फ एक ही चीज मिली थी, एक लंबा और चांदी जैसा सफेद अदृश्य चोगा। वे सिर्फ इसी के सहारे हैग्रिड से मिलने के लिए सबसे छुपकर स्कूल से बाहर जा सकते थे। हर दिन की तरह आज भी वो रोज के समय पर जाकर बिस्तर पर लेट गए। जब सब लोग सो गए तो उन्होंने उठकर दोबारा कपड़े पहने और चोगा ओढ़ लिया। हैरी पहले भी कई बार रात को महल में घूम चुका था, लेकिन उसने दिन ढलने के बाद वहां पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। टीचर्स, प्रीफेक्ट्स और भूत जोड़ियां बनाकर गलियारों में पहरा दे रहे थे और हर तरफ नजर रखे थे। उनके अदृश्य चोगे के बावजूद उनकी आवाजें सबको सुनाई दे सकती थीं। इस बारे में एक खास तौर पर तनाव भरा पल तब आया जब रॉन के पैर का अंगूठा उस जगह से सिर्फ कुछ गज की ही दूरी पर मुड़ गया जहां स्नेप पहरेदारी कर रहे थे। शुक्र था कि जिस पल रॉन ने गाली बकी, ठीक उसी वक्त स्नेप को छींक आ गई। राहत की सांस लेते हुए वे बलूत की लकड़ी के अगले दरवाजे तक पहुंचे और उसे खोल दिया। बाहर आसमान साफ था और सितारे चमक रहे थे। वे तेजी से हैग्रिड के घर की तरफ बढ़ गए। सामने वाले दरवाजे के ठीक बाहर पहुंचकर उन्होंने अपना चोगा उतार दिया। उनके खटखटाने के कुछ ही पल बाद हैग्रिड ने दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि हैग्रिड धनुष बाण से उनके ऊपर निशाना साधे हुए था और पीछे उसका कुत्ता फैंग जोर से भौंक रहा था। ओह, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हैग्रिड ने अपना धनुष नीचे करते हुए पूछा। हैरी ने अंदर घुसते हुए पूछा, तुमने ये धनुष क्यों ले रखा है? अरे कुछ नहीं, हमें उम्मीद थी कि, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठ जाओ, हम चाय बनाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हैग्रिड को ठीक से पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। पहले तो उसने चाय की पतीली से पानी छलकाकर आग करीब करीब बुझा दी। फिर उसका हाथ घबराहट में कांपा और उस वजह से केतली टूट गई। तुम ठीक तो हो हैग्रिड? क्या तुमने हरमायनी के बारे में सुना? हाँ, हमने सुना था। हैग्रिड घबराए हुए बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था। उसने उन दोनों को उबले पानी के बड़े मग पकड़ा दिए। चाय की पत्ती डालना वो भूल ही गया था। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक सुनाई दी। हैग्रिड के हाथ में पकड़ा फ्रूट केक नीचे गिर गया, जिसे वो उन दोनों को परोसने वाला था। हैरी और रॉन ने दहशत भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, फिर जल्दी से अपना अदृश्य चोगा ओढ़कर एक कोने में चले गए। ये तसल्ली कर लेने के बाद कि वो पूरी तरह छुप गए हैं, हैग्रिड ने अपना धनुष उठाया और एक बार फिर दरवाजा खोला। गुड इवनिंग हैग्रिड। बाहर डंबलडोर खड़े थे। अंदर आते समय वे बहुत गंभीर दिख रहे थे। उनके पीछे पीछे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी भी अंदर आया। वो नाटा और मोटा था। उसके भूरे बाल बिखरे हुए थे और वो थोड़ा परेशान था। उसने अजीब से कपड़े पहने थे, धारीदार सूट, लाल टाई, लंबा काला चोगा और नुकीले बैंगनी जूते। रॉन तुरंत बोला, ये तो डैडी के बॉस हैं, कॉर्नेलियस फज, जादू मंत्री। हैरी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। हैग्रिड अब एकदम पसीने पसीने हो गया था। एक कुर्सी पर लुढ़क कर वो उन दोनों को देखने लगा। फज ने कहा, बुरा हुआ हैग्रिड, बहुत ही बुरा हुआ। मुझे आना ही पड़ा। मगलुओं पर 4 हमले। बात बहुत बढ़ गई है। मंत्रालय को कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमने ये नहीं किया है। आप तो जानते हैं कि हमने ये नहीं किया। प्रोफेसर डंबलडोर सर, प्लीज। डंबलडोर ने फज की तरफ देखते हुए कहा, मैं ये बात अच्छी तरह कहे देता हूँ कॉर्नेलियस कि हैग्रिड पर मुझे पूरा भरोसा है। फज थोड़ा परेशान दिखते हुए बोले, देखो एल्बस, हैग्रिड का रिकॉर्ड उसके खिलाफ है। मंत्रालय को कुछ तो करना ही पड़ेगा। स्कूल के गवर्नर बार बार मुझसे संपर्क कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। डंबलडोर ने कहा,
फिर भी कॉर्नेलियस, मैं तुम्हें बता दूं कि हैग्रिड को ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा। उनकी नीली आंखों में इस वक्त एक ऐसी आग थी जो हैरी ने पहले कभी नहीं देखी थी। फज ने अपने हैट के साथ खेलते हुए कहा, इसे मेरे नजरिए से देखें, मुझ पर इस समय बहुत दबाव है। लोगों को ये लगना चाहिए ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर बाद में ये पता चलता है कि हैग्रिड ने ये काम नहीं किया तो उसे छोड़ दिया जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस समय तो मुझे उसे ले जाना ही होगा, मजबूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे मैंने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। हैग्रिड कांपते हुए बोला, हमें ले जाएंगे? कहाँ? सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है हैग्रिड, ये सजा नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतना है। अगर कोई और पकड़ा गया तो तुमसे माफी मांगकर हम तुम्हें रिहा कर देंगे। कहीं अज़्काबान जेल में तो नहीं? हैग्रिड भराई आवाज में बोला। इससे पहले कि फज जवाब देता, दरवाजे पर एक और बार दस्तक हुई। डम्बलडोर ने दरवाजा खोला और लूसियस मैलफॉय अंदर आ गए। वो सफर वाला लंबा काला चोगा पहने थे। उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उन्होंने प्रसन्न स्वर में कहा, तुम पहले से ही यहाँ हो फज, बहुत बढ़िया। हैग्रिड गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे घर से निकल जाओ। भले आदमी, यकीन करो मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है तुम्हारे इस, जिसे तुम घर कहते हो, इसमें आने में। मैं तो स्कूल गया था और वहां मुझे बताया गया कि हेडमास्टर यहाँ है। और आपको मुझसे क्या काम था लूसियस? डम्बलडोर ने कहा। उनकी नीली आंखें अभी भी सुलग रही थीं। मिस्टर मैलफॉय ने अलसाए अंदाज में बोलते हुए पार्चमेंट का एक लंबा रोल बाहर निकाला और कहा, यह बहुत बुरी बात है डम्बलडोर, लेकिन गवर्नरों को लगता है कि अब आपके हटने का समय आ चुका है। ये रहा आपकी बर्खास्तगी का आदेश। आपको इस पर पूरे 12 गवर्नरों के दस्तखत मिलेंगे। हम सब ये महसूस करते हैं कि अब सिचुएशन को संभालना आपके बस की बात नहीं है। इतने सारे हमले हो चुके हैं, आज दोपहर को ही 2 और हमले हुए हैं, है ना? इस तरह से तो हॉगवर्ट्स में एक भी मगलू बच्चा नहीं बचेगा, और हम सब जानते हैं कि इससे स्कूल को कितना भारी नुकसान होगा। फज ने हैरान होते हुए कहा, लूसियस, डम्बलडोर की बर्खास्तगी? ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस्टर मैलफॉय ने बड़े ही मुलायम आवाज में कहा, मिस्टर फज, हेडमास्टर की नियुक्ति या बर्खास्तगी गवर्नरों के हाथ में होती है, और चूंकि डम्बलडोर इन हमलों को नहीं रोक पाए हैं तो देखो लूसियस, अगर डम्बलडोर उन्हें नहीं रोक पाए तो फिर और कौन रोक पाएगा भला? ये तो वक्त ही बताएगा मिस्टर फज, लेकिन हम 12 गवर्नरों की यही राय है। हैग्रिड एकदम से उछलकर खड़ा हुआ और बोला, पहले जरा ये बताओ मैलफॉय कि तुमने उनमें से कितनों को धमकाया या ब्लैकमेल किया है, जिसके बाद वे इस पर दस्तखत करने को तैयार हुए? लूसियस मैलफॉय ने कहा, देखो हैग्रिड, तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हें एक ना एक दिन मुसीबत में डाल देगा। मेरे मुफ्त की सलाह है कि तुम अज़्काबान जेल के पहरेदारों पर इस तरह से मत चिल्लाना, वे लोग इस बात को कतई पसंद नहीं करेंगे। हैग्रिड चिल्लाया, तुम डम्बलडोर को नहीं हटा सकते। उन्हें हटा दिया तो मगलू बच्चों के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं रहेगी। इसके बाद तो हत्याएं होंगी। हैग्रिड, शांत हो जाओ, डम्बलडोर ने कहा। देखो लूसियस, अगर सभी गवर्नर चाहते हैं कि मैं हट जाऊं तो निश्चित रूप से मैं हट जाऊंगा, लेकिन फज हकलाते हुए बोले। डम्बलडोर ने अपनी चमकती नीली आंखें लूसियस मैलफॉय की ठंडी भूरी आंखों पर जमाते हुए कहा, बहरहाल तुम ये पाओगे लूसियस कि मैं इस स्कूल से सचमुच बाहर तभी जाऊंगा जब यहाँ मेरा एक भी वफादार नहीं बचेगा। तुम ये भी पाओगे कि मदद मांगने वालों को हॉगवर्ट्स में हमेशा मदद मिलेगी। एक पल के लिए तो हैरी को लगा कि डम्बलडोर की आंखें उसी कोने को देख रही थीं जहां वो और रॉन छुपकर खड़े थे। मैलफॉय ने सिर हिलाते हुए कहा, बेहतरीन जज्बात, अलबस हम सब आपकी काम करने की इस व्यक्तिगत शैली को हमेशा याद रखेंगे और यही उम्मीद करते हैं कि आपका उत्तराधिकारी किसी तरह से हत्याओं को रोकने में सफल हो जाएगा। फिर मैलफॉय ने दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोला और डम्बलडोर को बाहर निकलने का संकेत किया। डम्बलडोर बाहर निकल गए, लेकिन हैग्रिड अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। फज ने उसे बाहर निकलने का इशारा किया तो उसने एक गहरी सांस ली और बड़ी ही सावधानी से कहा, अगर कोई कुछ जानना चाहता है तो उसे सिर्फ मकड़ियों का पीछा करना होगा, इससे वो सही जगह पर पहुंच जाएगा। हमें बस इतना ही कहना है। फज ने उसकी तरफ हैरानी से देखा कि इस बात का क्या मतलब था। हैग्रिड ने अपना ओवरकोट पहनते हुए कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं और जब हम बाहर रहेंगे
तो किसी को फैंग को खाना भी खिलाना होगा। सब लोग बाहर निकल गए और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रॉन ने अदृश्य चोगा उतार दिया और बोला, अब हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। डम्बलडोर भी चले गए हैं। हो सकता है वे लोग आज रात को ही स्कूल बंद कर दें। उनके जाने के बाद तो स्कूल में हर दिन एक हमला होगा। और फैंग भी घुर्राते हुए बंद दरवाजे पर पंजा मारने लगा। दोस्तों, इससे आगे की कहानी के लिए सुने लंबे नॉवल किस्सा हरिया और छिपे कमरे के राज का 5वां और आखिरी भाग।